अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैयदा जावेद साहिबा का एक नॉवेलेट जिसका नाम है एक घर वो दरी जाओ। और ये शाया हुआ था महकता आंचल डाइजेस्ट पे। हमारी एक लिसनर की रिक्वेस्ट थी कि महकता आंचल डाइजेस्ट से नॉवेल पढूं, तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में। अहमद अब्बास पापा से बात करके जा चुका था। पापा ने उसे क्या जवाब दिया था मुझे उसकी खबर नहीं थी, मगर मेरा अपना ख्याल था कि पापा को अहमद अब्बास का प्रपोजल कबूल कर लेना। और सॉरी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अहमद अब्बास पापा से बात करके जा चुका था। पापा ने उसे क्या जवाब दिया था मुझे उसकी खबर नहीं थी, मगर मेरा अपना ख्याल था कि पापा को अहमद अब्बास का प्रपोजल कबूल कर लेना चाहिए। बावजूद इसके कि मैं पापा से काफी फ्रैंक थे, मुझे उनसे इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये शादी ब्याह का मामला तो होता ही अजीब है। बहुत ज्यादा बोल्ड लड़कियां भी छुई मुई हो जाती हैं। चेहरे शर्म हया से लाल हो जाते हैं और आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मुझ में भी पापा का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। उस घर में मेरे और पापा के अलावा था भी कौन जो हमारे बीच राब्ते का काम देता। एक लाला थी तो वो पिछले 3 महीनों से अमेरिका घूम रही थी। वो अगर होती तो मुझे कुछ हौसला जरूर होता। वो मेरी दोस्त कम थी, मगर पापा से उसकी खूब गाढ़ी जमती थी। वो यहाँ थी तो हर दूसरे रोज चक्कर जरूर लगाती थी, चाहे उसे लम्हे भर के लिए ही क्यों ना आना पड़े। रात खाने की टेबल पर मैंने पापा का चोरी चोरी जायजा लिया। वो बड़े ठहराव से खाना खा रहे थे। चेहरे पर अजीब तरह की संजीदगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत ही गहरी सोच में गुम हो। मेरा दिल भी बड़ी तेजी से धड़क रहा था। अगर पापा ने इनकार कर दिया तो? नहीं, पापा ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक मेरी ख्वाहिश रद्द नहीं की थी। अर्शी, पापा ने बहुत ही हौले से मुझे पुकारा तो एक लम्हे को मेरे हाथ में पकड़ा हुआ चमचा कांप गया। जी पापा, मैंने धीरे से कहा। अहमद अब्बास तुम्हारा प्रपोजल लेकर आया था बेटा। जी पापा। तुम जानती हो कि वो एक कॉलेज में लेक्चरर है। जी पापा। उसकी 5 बहनें और एक बूढ़ी माँ भी है। मुझे मालूम है पापा। मैंने बदस्तूर नजरें झुकाए हुए कहा। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम उस आदमी से शादी करना चाहती हो? वो थोड़े से सख्त लहजे में बोले। पापा, असली चीज जहन का तालमेल होता है। अहमद अब्बास एक अच्छा इंसान है, मैं यकीनन उसके साथ खुश रहूंगी। मैंने एक ही सांस में कहा। जहनी तालमेल। पापा तन से हंसे। तुम्हारी माँ की मेरे साथ लव मैरिज थी। शादी से पहले मैं भी सोचा करता था कि उसकी चाहत मुझसे ज्यादा है। मैं एक गरीब किसान का गरीब बेटा था और वो मेरे लिए अपने बाप की लाखों की जायदाद ठुकरा कर आई थी। मगर मैं इस घमंड में भूल गया था कि वो कभी दौलत की तरह मेरी गरीबी से भी उकता सकती है। होश तो उस वक्त आया जब वो चली गई। पापा ने बेहद दुखी लहजे में कहा तो मैं खुद भी दुखी हो गई। मेरे पापा किस कद्र बदनसीब थे, और वो औरत जिसे मेरी माँ कहते हैं किस कद्र खुश नसीब थी, कि बावजूद इसके कि अब वो किसी और के घर की जीनत थी, मेरे पापा उन्हें भूल ना पाए थे। रोज किसी न किसी बहाने उन्हें याद करते थे। मैंने कई बार पापा को मम्मा की तस्वीर के सामने बुत बने देखा था। मेरा बहुत दिल चाहता था कि वो एक बार मुझे मिले तो उनसे पूछूं कि मेरे पापा को अगर इतना दुख देना था तो उनकी जिंदगी में दाखिल क्यों हुई थी। मगर वो शायद बेहिस औरत थी। उन्हें तो मैं कभी भी याद ना आई थी। पापा ने मुझे माँ का प्यार दिया था, मगर खुद बीवी की मोहब्बत को तरसते रहे। कई दोस्तों ने उन्हें शादी का मशवरा दिया था, मगर उनका एक ही इनकार था। मैंने फिर तिरछी निगाहों से पापा को देखा। उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई थी। प्लीज पापा, आप आराम करें, इस टॉपिक पर फिर कभी बात हो जाएगी। मैंने जल्दी से उठकर उन्हें सहारा दिया और उन्हें उनके कमरे तक लाई। उनके चेहरे पर शदीद परेशानी और दुख के आसार थे। मैं उनके करीब ही बैठ गई। वो आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में डूबे थे। मैंने उनका हाथ थाम कर अपनी आंखों से लगा लिया था। आई लव यू पापा। मेरी आंखें एकदम नम हो गई तो उन्होंने आंखें खोलकर मुझे देखा। मैं ठीक हूँ, जाओ तुम आराम करो। उनके लहजे में कमजोरी झलक रही थी। मैं चुपचाप उनके कमरे से बाहर निकल आई। पापा पर अक्सर यूं उदासी का दौरा पड़ता था। मम्मा के चले जाने के बाद उन्होंने बहुत मेहनत की थी। थोड़े से सरमाए से उन्होंने कारोबार शुरू किया था जो अब बहुत फैल गया था। कई बार मुझे खुद महसूस होता था जैसे मम्मा ने फैसला करने में बहुत जल्दी की है। काश वो कुछ वक्त इंतजार कर लेती। मैं टीवी लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। नजर बाबा किचन में
पापा के लिए दूध गर्म कर रहे थे कि एकाएक फोन की घंटी बजी। शायद अहमद अब्बास को पापा के फैसले का इंतजार था। मैंने उठकर रिसीवर थाम लिया। हेलो, अर्शिया बुखारी स्पीकिंग। मैंने थके से लहजे में कहा। हेलो अर्शी, मैं अहमद बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ निहायत पुरवकार आवाज थी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ पापा मेरे बारे में क्या कहते हैं? लहजे से बेचैनी झलक रही थी। अहमद अब्बास, हर शख्स अपने तजुर्बों की रोशनी में फैसला करता है और मेरे पापा के तजुर्बे बड़े कड़वे हैं। अभी उनसे इस टॉपिक पर बात नहीं हुई, मगर आप इत्मीनान रखें, मैंने उसे तसल्ली दी। देखो अर्शी, पापा जो भी फैसला करें मुझे बताने में हिचकिचाहट महसूस ना करना। मैं हर फैसला सुनने का हौसला रखता हूँ। मैंने महसूस किया कि अहमद अब्बास की पुरजोश आवाज धीमी पड़ गई थी। अहमद, मुझे यकीन है कि पापा मेरी मर्जी के बगैर फैसला नहीं करेंगे, मगर फर्ज करें कि फैसला मेरे हक में ना हुआ तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? देखो अर्शी, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें कभी भी बगावत पर मजबूर नहीं करूंगा। वो फैसले कभी भी पायदार साबित नहीं होते जिनमें माँ बाप की मर्जी शामिल ना हो। मैं खुद तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊंगा। वो फिर धीरे से बोला तो उस शख्स की इज्जत और अजमत मेरे दिल में दुगनी हो गई। मगर मैं आपको खोना नहीं चाहती अहमद अब्बास, मैंने धीरे से कहा। मैंने तुम्हारे पापा को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था और मेरा यही सच उन्हें कड़वा लगा है। वो तन से हंसा। अहमद, पापा कहते हैं मैं आपके साथ खुश नहीं रह सकती। ये पापा कहते हैं ना, लेकिन मुझे तुम बताओ, क्या तुम मेरे साथ खुश रह सकती हो कि नहीं? वो हंस दिया। शायद मैं आपसे अलग रहकर खुश ना रह सकूं। तो यार, ये बात तुम अपने पापा को भी बताओ ना। वो एकदम शोखी से बोला। अहमद, पापा इतने दुखी हैं कि मैं उनसे अपनी खुशी की बात नहीं कर सकती। बहरहाल, मैं शाम को या फिर कल रात को तुम्हें फिर फोन करूंगा। उसने ये कहकर रिसीवर रख दिया तो मैं भी अपने कमरे में चली आई। कितनी अजीब और फीकी सी जिंदगी थी हम बाप बेटी की। पापा ने तो शायद तन्हाइयों से समझौता कर लिया था, मगर मुझे घर का सन्नाटा काट खाने को दौड़ता था। मम्मा के जाने से जो खालीपन मेरी जिंदगी में पैदा हो गया था, उसने मेरी शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर किया था। अगर ऐसे में लाला मुझे ना मिलती तो शायद मैं घुट घुट कर खत्म हो जाती। उसकी बागो बहार शख्सियत ने मुझे जिंदगी से प्यार करना सिखाया था। उसे रोती सूरतों से नफरत थी, मगर न जाने मुझ में ऐसी क्या बात थी कि वो मेरे करीब आ गई। हमारे सब्जेक्ट एक जैसे थे। खाली पीरियड में वो मुझसे ढेर सारी बातें करती और फिर जब मुझे गुमसुम बैठा देखती तो चीख पड़ती, अर्शिया बुखारी, क्या मेरा दिमाग खराब है? क्या हुआ? मैं चौंक कर पूछती तो वो मुझ पर बरस पड़ती। कोई तुक है? घंटा भर से मैं बकवास कर रही हूँ और तुम ऐसे बैठी हो जैसे कोई पत्थर का बुत हो। फिर मैं दीवारों से बातें कर रही हूँ। वो मुंह फुला कर कहती, लाला मुमताज प्लीज। मैं उसके गले में बाहें डालकर कहती, तुम मेरी बहुत प्यारी और अजीज सहेली हो लाला। खुदा जानता है मैं तुम्हारी एक एक बात सुन रही होती हूँ, मगर क्या करूँ कि मुझसे ये खोखले कह नहीं लगाए जाते। तो फिर तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। क्यों? मैंने चौंक कर कहा। तुम्हारा चेकअप कराने। हो सकता है कि तुम्हें हंसाने वाले पेच को जंग लग गया हो। वो मासूम चेहरा बनाकर बोली तो मैं खिलखिला कर हंस दी। वाकई लाला मुमताज, तुम कमाल की चीज हो। अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता? नवाजिश नवाजिश, वो आदाब बजा लाते हुए बोली। अगर बंदी की सोबत में रहोगी तो यूं ही खिलखिलाती रहोगी, मुस्कुराती रहोगी। मगर मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे तुम्हारी रोती सूरत और बेहिस वजूद देखकर मैं भी किसी रोज स्टैचू बन जाऊंगी। वो खड़े होकर दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली तो मैं हंसते हंसते बेहाल हो गई। सुनो मुमताज, तुम मेरे घर आ जाओ हमेशा हमेशा के लिए। मैं भी खुश रहूंगी और मेरे पापा भी। मैंने शरारत से कहा। बंदी को हरगिज एतराज ना होता अर्शी अगर एक अदद प्यारा सा मंगेतर मेरी जिंदगी में ना आया होता। वो शरारत से बोली। लाला, क्या दानिश से तुम्हें मोहब्बत है? मैंने गौर से उसकी शरारत भरी आंखों में देखा। क्यों, तुम्हें क्या महसूस होता है? वो हंस दी। तुम एक मोहब्बत करने वाली लड़की हो लाला, तुम किसी से भी नफरत नहीं कर सकती। मैंने उसे प्यार से देखते हुए कहा। मेरी मानो तो अर्शी, तुम भी अब किसी की हो जाओ, जिंदगी बहुत मजे में गुजरती है। वो एक आंख बंद करते हुए शरारत से बोली। मुझे लगता है लाला, मेरी जिंदगी में किसी शख्स का गुजर नामुमकिन है। मैं अपने खोल में बंद रहने वाली लड़की हूँ। मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती, मैंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। तुम बहुत प्यारी और सुंदर सी चीज हो अर्शी। सच, अगर दानिश मेरी जिंदगी में ना आया होता और तुम लड़की के बजाय लड़का होती तो मैं आंख बंद करके तुम्हारा हाथ थाम लेती। मगर अब तो सब कुछ हो गया
और मिस गौरी का पीरियड शुरू होने वाला है और तुम्हें मालूम है कि वो अपनी क्लास में देर से आने वालों के साथ क्या सुलूक करती हैं। हम दोनों उठ खड़े हुए। रात में अभी खाने की टेबल पर ही थी कि फोन की घंटी बजी। हेलो अर्शी। दूसरी तरफ लाला थी। कहो, इस वक्त कैसे याद किया? मैंने हंसते हुए कहा, यार सुबह तुम्हें बताना याद ही नहीं रहा था। वो अपनी रूही है ना, रूही अफजाल, उसकी बर्थडे है। तुम मिली नहीं थी तो उसने तुम्हारा कार्ड मुझे दे दिया और तुम्हें वो कार्ड मुझे देना याद नहीं रहा। मैंने उसका जुमला काट कर तंजिया कहा, तुम्हें अंदाजा तो है ना कि मेरी याददाश्त किस कदर कमजोर है। वो मासूमियत से बोली, अब फरमाइए कि मैं क्या करूं। मैंने चिढ़ कर कहा, तुम कल शाम रूही के घर जरूर पहुंच जाना। उसने ऑर्डर देते हुए अंदाज में कहा, यार मेरा मूड नहीं है। मैंने मुंह बनाया, देखो अगर तुम ना आई तो फिर बाइकॉट। उसने कारामद हरबा इस्तेमाल किया। अच्छा बाबा, और कुछ? मैंने फिर चिढ़ कर कहा, और सुनो, चेहरे पर लाइट डिस्टेम्पर करके आना। वो मेकअप को हमेशा डिस्टेम्पर करना ही कहती थी। और कोई हुक्म? मेरा पारा हाई होने लगा था। और और मेरे ख्याल में मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगी, वरना मुझे पता है कि तुम भी अम्मा बनकर सफेद शलवार और कोई फूलदार कुर्ता पहनाओगी, जैसे कहीं रिश्ता लेने जाते हैं। उफ लाला, तुम कितनी बकवास करती हो। मैंने खटाक से फोन बंद कर दिया और फिर दूसरी शाम उसके आने से पहले ही मैं तैयार हो गई और उसके कहने के मुताबिक चेहरे पर डिस्टेम्पर भी किया। मैं अभी आईने में अपना जायजा ले ही रही थी कि वो आन मौजूद हुई। हेलो। मैंने शर्ट पर हल्का हल्का स्प्रे किया और कहा, वाह कयामत लग रही हो। वो तारीफी अंदाज में बोली, बना रही हो? मैंने झेप कर कहा, बना तो तुम्हें अल्लाह ने पहले ही दिया फुर्सत के लम्हों में, मगर तुमने खुद ही अपना सत्यानाश कर रखा है। ऐसे बन ठन कर रहो तो कोई पागल हो ना। उसने हैंडबैग बेड पर फेंका और खुद आईने में फिर अपना जायजा लेने लगी। मैं कैसी लग रही हूँ? वो घूम कर बोली, तुम कभी भी बुरी नहीं लगती। मैंने प्यार से कहा, रूही ने बर्थडे पर अच्छा खासा इंतजाम किया था। मिक्स गैदरिंग थी, इसलिए मैं थोड़ा सा पजल हो गई। मैं शुरू से ही ऐसी पार्टियों में हिस्सा लेने से घबराती थी। अभी तक मेहमान नहीं पहुंचे थे। मैं अकेली एक सोफे पर जाकर बैठ गई। लाला काफी फासले पर खड़ी रूही अफजाल और उसके मंगेतर से गप्पे मारने में मसरूफ थी। मेरे सामने के सोफे पर दो औरतें बैठी थी जो बातों में मसरूफ थी। अंकल आंटी गेट पर किसी मेहमान से बातों में मगन थे। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे बहुत गहरी नजरों से देख रहा है। मैंने घबरा कर उस तरफ देखा। एक खुश शक्ल स्मार्ट सा जवान बहुत संजीदगी से मेरी तरफ देख रहा था। मेरा चेहरा एकदम पसीने में शराबोर हो गया। दिल की रफ्तार बहुत तेज हो गई। मैं फौरन उठकर लाला के पास चली आई। ये तुम्हारी सूरत को क्या हुआ है? उसने परेशानी से पूछा। तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुम तो यहाँ आकर भूल ही गई कि मैं भी तुम्हारे साथ आई हूँ। मैंने उसे साइड में लाकर जरा नाराजगी से कहा, अब तुम्हारी तरह आदम बेजार तो मैं हूं नहीं कि एक कोने में जाकर बैठ जाऊं। पता है, मैं वहां बैठी थी तो एक शख्स लगातार मुझे घूर रहा था। मैंने एक ही सांस में तफसील बताई। अब कहाँ है वो शख्स? वो दिलचस्पी से बोली, वहीं बैठा है। और कहाँ है? मैंने चेहरे को टिश्यू पेपर से हल्का हल्का थपथपा कर कहा, लड़का तो खूबसूरत है। उसने एक ही नजर में उसका जायजा ले डाला। बस तुम शक्ल पर मरो और मेरी जान निकल रही है इधर। मैंने नाराजगी से कहा, रूही, वो शख्स कौन है जो कॉर्नर के सोफे पर बैठा है? लाला ने एक मिनट जाया किए बगैर रूही से पूछा, अरे वो, तुम नहीं जानती? वो अहमद अब्बास हैं, बहुत बड़े शायर हैं, एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। आओ तुम दोनों को एक दूसरे से मिलवाऊं। अहमद साहब इधर आए। रूही ने वहीं खड़े खड़े आवाज दी तो मैं एक बार फिर पसीने में नहा गई। मैंने लम्हा भर के लिए अपनी तरफ आते हुए शख्स को देखा। ग्रे पैंट, ग्रे चेकदार शर्ट और ग्रे कलर की जैकेट में वो हर दर्जा स्मार्ट और खूबसूरत लग रहा था। घने काले बालों के नीचे काली चमकदार आंखें थीं, जिनमें जहानत कूट कूट कर भरी हुई थी। भाई, आप शायर लोग भी अजीब होते हैं। कोई पार्टी हो या फंक्शन, आपको हंगामों से कोई दिलचस्पी नहीं होती। अब देखें ना कि मेरी इस बर्थडे में कैसे कैसे लोग हैं, और आप हैं कि कुछ खबर ही नहीं। रूही से मुस्कुराई तो वो भी झेप कर हंस दिया। दरअसल मैं यहाँ अजनबी हूँ, और वैसे भी एहसन जानता है कि मैं बोलने के मामले में हमेशा से कंजूस हूँ। उसने रूही के मंगेतर का हवाला देकर कहा, ये मेरी सहेली है लाला और अर्शिया। रोई ने इंट्रोडक्शन कराया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। उसकी आंखें चमक उठी। और आप हैं अहमद अब्बास, बहुत प्यारे शायर और एक मेहनती उस्ताद। रूही ने उसका इंट्रोडक्शन कराया तो मैंने मुस्कुराना ही ठीक समझा, जबकि लाला ने फौरन ही हिसाब चुका दिया। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और खास तौर पर अर्शिया को कुछ ज्यादा ही।
क्योंकि मेरी तो शायरी से जान निकलती है, जबकि ये मैडम तो अच्छे शायर और अच्छी शायरी दोनों की दीवानी है। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो मैं एक बार फिर बुरी तरह जल गई। भला ये कोई मौका था ये सब बताने का? भाई आप लोग बातें करें, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। रूही गेट की तरफ चली गई तो लाला ने बगैर फुल स्टॉप के बोलना शुरू कर दिया। मैं जाहिर तौर पर खामोश थी, मगर कान और दिल पूरी तवज्जो से सुन समझ रहे थे। उसका मध्यम लहजा मेरे कानों में रस घोल रहा था। लाला सारी बकवास मेरे हवाले से कर रही थी। अगर उसने कहा कि वो फैज को पसंद करता है, तो झट से बताया कि अर्शिया को भी फैज साहब की शायरी बहुत पसंद है। उनका सारा कलाम इसे पूरा याद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वो मेरी आंखों में झांक कर बोला, आपकी कोई किताब शायरी की नहीं आई अब तक? मैंने पहली बार बातचीत में हिस्सा लिया। नहीं, अभी तक सारा कलाम बिखरा हुआ है। दोस्त यार तो कहते हैं, मगर आप जानती हैं कि हमारे इस समाज में एक किताब छपवाना कितना मुश्किल काम है। नंबर एक, मेरी पैसे धेले से कोई अच्छी पोजीशन नहीं है, और हमारे यहाँ एक शायर का या राइटर का मालदार होना जरूरी है। अगर उसके पास अपनी किताब की पब्लिसिटी के लिए पैसा नहीं है, तो वो हमेशा गुमनाम रहेगा। और नंबर दो, मैं खुशामद बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं हर एक के पास जा जाकर दाद नहीं लेता। बस यही वजह है कि मेरी किताब बाजार में नहीं आई। उसके लहजे में बोलते बोलते कड़वाहट आ गई थी, इसलिए उसने सिगरेट सुलगा लिया। वो बोलने के मामले में कंजूस था, मगर जब बोला तो खूब बोला। मुझे उसके सच्चे और खरे लहजे ने बहुत इम्प्रेस किया था। ये आपके अंदर किस कद्र आग है अहमद अब्बास साहब? लाला भी हैरत से उसे देख रही थी। आई एम सॉरी, बस जरा सा जज्बाती हो गया था। वो नरमी से मुस्कुरा दिया। एक्सक्यूज मी अहमद साहब, मुझे जरा रूही से काम याद आ गया। आप अर्शी से बातें करें। लाला एक्सक्यूज करके फौरन वहां से खिसक गई। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? वो अब मुझसे पूछ रहा था। बीए फाइनल में, मैंने जवाब दिया। आगे क्या करने का इरादा है? उसने मेरी आंखों में झांका। कुछ नहीं, मैं गड़बड़ा गई। अरे तो क्या बिना मकसद ही पढ़ रही हैं? वो शोखी से बोला। नहीं तो बस अभी कुछ सोचा ही नहीं। मैं झेप कर हंस दी। मैं समझ गया। वो भी एकदम हंस दिया। क्या? मैंने चौंक कर कहा। अगर बुरा ना माने तो बता दूं, कहिए। वो मुस्कुराई। आप अपना इल्म आने वाली नस्ल के लिए हिफाजत में रखना चाहती हैं। आप सिर्फ अपने नन्हे नन्हे बच्चों की परवरिश और तरबियत करेंगी। मेरा चेहरा एकदम लाल हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो शख्स इतनी गहरी बात करेगा। सॉरी, मेरा ख्याल है आपने माइंड किया है। वो मेरे सुर्ख चेहरे को देखते हुए बोला तो मैं चुप रही। रूही के बर्थडे के बाद उसने अपनी गजल सुनाई तो मुझे पता चला कि वो एक अच्छा शायर होने के साथ साथ अच्छा गाता भी है। अब लोग हैरत में थे, खुद मुझ पर भी अजीब सी कैफियत तारी थी। कैसी लगी आपको मेरी गजल? उसने मुझसे पूछा। बहुत प्यारी, आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, मैंने मदहोश लहजे में कहा। शुक्रिया, वो धीमे लहजे में मुस्कुरा कर बोला। और यहीं पर मुझे पता चला कि वो 5 बहनों का इकलौता भाई है। उसके अब्बू को गुजरे काफी साल हो चुके थे। एक बूढ़ी माँ थी और वो उनके घर का एक अकेला सहारा था। मैं उस रात जब घर पहुंची तो मुझ पर अजीब बेखुदी का आलम था। आज पहली बार मुझे पापा के बाद कोई शख्स अच्छा लगा था। अहमद अब्बास, उसके नाम में एक रिदम था। उसके कलाम, उसकी आवाज में भी एक रिदम था, जिसने मुझे एक जादुई कैफियत से दो चार कर दिया था। पहले जब कभी मैं किसी पार्टी से वापस आती थी तो पापा को तमाम बातें बताती थी, मगर आज मैं चुप थी। क्या बात है अर्शी, लगता है रूही के बर्थडे में मजा नहीं आया? पापा ने गौर से मुझे देखते हुए पूछा। नहीं पापा, मैंने जल्दी से कहा। फिर तुम इतनी चुप क्यों हो? उन्होंने गौर से मेरा चेहरा देखा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है शायद, मैंने गड़बड़ा कर कहा तो पापा ने जल्दी से मेरी कलाई छुई। तुम्हें तो शायद बुखार है, उन्होंने परेशानी से कहा। आपका वहम है पापा, मैं शायद थक गई हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई कि कहीं पापा मेरी आंखें ना पढ़ ले। आईने में अपनी आंखें देखी तो उनका रंग कुछ और था। मद भरी आंखें और फड़फड़ाते हुए होंठ बिना झिझक कह रहे थे, अर्शी तुम्हें अहमद अब्बास से मोहब्बत हो गई है। मगर कैसे? मैंने चौंक कर खुद से कहा। जिंदगी में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है अर्शी, जब कोई एकदम से बहुत अच्छा लगने लगता है। और वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी में आ गया है। कोई मेरे बिल्कुल करीब होकर बोला। मैं ब्रश उठाकर बेमकसद बालों में फेरने लगी। मैंने महसूस किया कि मैं हर बार कंघी अधूरी ही कर पा रही हूँ। मैंने ब्रश फिर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और आकर अपने बेड पर लेट गई, मगर सारी रात ख्यालों के पर्दों पर अब्बास अहमद दस्तक देता रहा। सुबह जब कॉलेज गई तो लाला फौरन पहचान गई। आज रात सोई नहीं हो ना? मैंने सादगी से मान लिया। उसकी शायरी और पर्सनैलिटी तो यही कहती है, मगर यार, दौलत की दीवार तुम्हारी मोहब्बत और चाहत में रुकावट बन रही है। कहीं इस दीवार से फासले ना पैदा हो जाएं। मगर लाला, मैं कहते कहते रुक गई।
क्या कहती है, अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। सारे लफ्ज एक लफ्ज मोहब्बत में गुम हो गए थे। पापा को मुझसे बहुत मोहब्बत है लाला, वो मेरी बात कभी नहीं टालते। मैंने बेहद यकीन से कहा, खुदा करे ऐसा ही हो, वो भी दिल से बोली। फिर मेरी दूसरी मुलाकात अहमद अब्बास से आर्ट काउंसिल में एक मुशायरे में हुई। उसने मुझे और लाला को खास तौर पर इनवाइट किया था। लाला तो दानिश के साथ चली गई थी, इसलिए मैं अकेली ही चली आई। उस रोज अहमद अब्बास ने एक आजाद नज्म, एक आम सी लड़की सुनाई। उस नज्म में एक दो लाइनें मेरी तारीफ में भी थी। उसे अपनी इस नज्म पर बेहद दाद मिली। मुशायरा जब खत्म हुआ तो लड़के लड़कियों की एक भीड़ उसके आसपास खड़ी थी। ऑटोग्राफ सिर्फ पहले मुझे उस भीड़ में वो छुप सा गया था। मैं एक कोने में खड़ी रश्क से ये सब देख रही थी। तकरीबन घंटे भर बाद जब वो फारिग हुआ तो मैंने अपनी ऑटोग्राफ बुक उसके सामने कर दी तो उसने एक मशहूर शायर का शेर मेरी ऑटोग्राफ बुक पर लिख दिया। मुद्दत से असीरों की तरह बंद पड़ा था। रास्ता मेरे घर का तेरा आने से खुला है। अजीब बात है अहमद अब्बास कि आप इतने अच्छे शायर हैं मगर शेर अपना नहीं लिखा। मैंने मुस्कुरा कर पूछा। अर्शिया बुखारी, तुमसे मिलने के बाद ऐसा महसूस होने लगा है जैसे अब से पहले मैंने जो लिखा है वो भी तुम्हारे लिए था। जो लिख रहा हूँ वो भी तुम्हारे लिए है और जो लिखूंगा वो भी तुम्हारे लिए होगा। सो मैं अपनी चाहत को एक शेर में नहीं छुपा सकता। और ये ऑटोग्राफ बुक मेरे कलाम के लिए बहुत छोटी है। आपकी नज्म बहुत खूबसूरत लगी। मैंने निगाहें झुका कर कहा, नज्म कहने वाला कैसा लगा? जी, मैंने चौंक कर उसे देखा। अर्शिया बुखारी, मैं लफ्जों को फैलाने का आदी नहीं हूँ। फितरतन और कुदरती तौर पर शायर हूँ, इसलिए कोशिश करता हूँ कि कम लफ्जों में मानी बयान कर दूँ। सो मुझे ये कहने में कोई पर्दा नहीं कि मुझे आप अच्छी लगने लगी हैं। अहमद अब्बास, मैं अपने पापा की इकलौती औलाद हूँ। बहुत छोटी थी जब मेरी माँ ने मेरे पापा से डाइवोर्स ले ली थी। पापा मुझे बहुत चाहते हैं और मेरे मामले में बहुत सेंसिटिव भी हैं। मैंने गहरी सांस लेकर बताया। अर्शी, मैं दौलतमंद इंसान नहीं हूँ। शायद मेरे घर में तुम्हें माली तौर पर कोई सुख ना मिल सके, मगर ये मेरा वादा है कि तुम्हें उस घर में पूरा पूरा जहनी सुकून मिलेगा। मुझे यकीन है कि मेरी माँ की आगोश में तुम अपनी माँ का दुख भूल जाओगी। अब तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? अहमद साहब, एक दो मुलाकातों में सदियों के फासले तय नहीं किए जा सकते ना। मेरे ख्याल में हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। मैंने नजरें चुरा कर कहा। मैं भी लम्हों में फैसला करने का कायल नहीं हूँ। ये जिंदगी भर का मामला होता है। यकीनन हम दोनों को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। उसने मुस्कुरा कर कहा। घर आकर मैं बेखुद सी रही। कहने को तो मैंने कह दिया था कि जिंदगी भर के फैसलों के लिए कुछ वक्त चाहिए, मगर दिल तो फैसला दे चुका है। मुझे यकीन था कि अब मैं दिल को लाख तरह से बहलाती फुसलाती वो किसी सूरत में अहमद अब्बास से अलग नहीं सोच सकता था। लाला बेंच पर बैठी लहक लहक कर गा रही थी। मेरे जैसे बन जाओगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, प्लीज लाला। मैंने उसकी तरफ इल्तिजा भरी नजरों से देखा। गलत तो नहीं कह रही हूँ यार कि मोहब्बत भी भले चंगे को दीवाना बनाती है, वो गाते हुए बोली। प्लीज तुम कोई हल निकालो, मैंने रोते हुए कहा। सोने चांदी की दुनिया में प्यार की कीमत क्या होगी? दिल का खोटा सिक्का लेकर किस बाजार में जाओगी? उस पर तो आज शायरी का भूत सवार था। मौका देख देख कर वो शेर पढ़ रही थी। कोई और मौका होता तो मैं शायद दिल खोल कर दाद देती, मगर मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि पापा से किस तरह बात करूं। हम दोनों के बीच सोने चांदी की दीवार थी। वही मामला था जो पापा और मम्मा की शादी के वक्त था। और अगर पापा गुजरे हुए कल के तजुर्बों की रोशनी में फैसला करते तो वो यकीनन अहमद अब्बास के खिलाफ होता। और मैं हरगिज ये नहीं चाहती थी। मैं अहमद अब्बास के साथ उसके घर गई थी। छोटा सा घर था मगर माँ जी की आगोश में मुझे वाकई बेहद सुकून महसूस हुआ था। रीमा शाजी तो मेरी दीवानी हो गई थी। सबा और सदफ तो किसी सूरत मुझे आने नहीं दे रही थी। नाइला अब्बास तो बिल्कुल अहमद अब्बास की तरह थी। उसकी तरह संजीदा और बावकार। इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और आजकल घरदारी में मसरूफ थी। बाकी चारों बहनें अभी स्कूल में पढ़ रही थी। ए लड़की, लाला ने मुझे झिंझोड़ा तो मैंने नजरें उठाकर उसे देखा। क्या सोच रही हो? वो मुस्कुराई। लाला, तुम पापा से बात नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं, उसने साफ इनकार कर दिया। ठीक है, बस तुम आइंदा मुझसे बात मत करना। मैं नाराज होकर उठ खड़ी हुई तो उसने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया। नाराज मत होना, मैं अंकल से जरूर बात करूंगी। लेकिन लाला पापा से बात नहीं कर सकी। उसे अचानक अपनी मम्मी के साथ अमेरिका जाना पड़ गया था और अब वो 3 महीनों से अमेरिका में थी। बीए के एग्जाम भी नहीं दे पाई थी। दानिश अमेरिका चला गया था और वो उनकी शादी का प्रोग्राम था।
अहमद, आप पापा से मिल लें, उन्हें अपने बारे में बताएं। मुझे यकीन है आप पापा को पसंद आएंगे। और मेरे कहने के मुताबिक अहमद अब्बास ने पापा से बात कर ली थी। और अब ये चंद रोज जिसमें पापा ने अहमद के बारे में फैसला करना था, मेरे लिए कयामत जैसे थे। इसमें क्या शक था कि मैं अपने पापा की इकलौती औलाद थी, उनकी तमाम जायदाद की अकेली वारिस। इसलिए पापा को अहमद अब्बास के प्रपोजल को नहीं ठुकराना चाहिए था। आखिर मैंने उस शख्स से मोहब्बत की थी, मगर ये सब बातें मैं पापा के सामने नहीं कर सकती थी। रूही भी शादी के बाद कनाडा चली गई थी। बाकी और मेरी किसी से दोस्ती नहीं थी, सो इसके सिवा और कोई चारा ना था कि मैं सब्र करती और उनके हर फैसले को खामोशी से कबूल करती। अहमद अब्बास हर रोज मुझे फोन करता, जबकि पापा अपने कमरे में बंद होकर रह गए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अहमद, उस टॉपिक पर बात नहीं हुई। दरअसल मैं अभी उनसे बात करना नहीं चाहती। मैं उसे अलग अलग बहानों से टालती, मगर वो खूब जानता था कि मैं उसे टाल रही हूँ। आज भी मैं नाश्ते की टेबल पर अकेली बैठी थी। पापा 3 रोज से नाश्ता और खाना अपने कमरे में मंगवा रहे थे। ये उनकी खास आदत थी कि जब परेशान होते तो अपने कमरे में बंद हो जाते। बाबा, पापा ने नाश्ता कर लिया? मैंने नजर बाबा को आवाज देकर पूछा। जी, वो आज आपके साथ नाश्ता करेंगे। बाबा नजर ने आकर बताया तो मैं काम करते करते चौंक गई। पापा वाकई अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी, मगर लब मुस्कुरा रहे थे। गुड मॉर्निंग पापा। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जीती रहो। पापा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा। वो आज कुछ फ्रेश दिखाई दे रहे थे। मैं उनके लिए चाय बनाने लगी, मगर मेरा जहन कहीं और ही भटक रहा था। न जाने पापा ने उन रातों में क्या फैसला किया था। अर्शी, अहमद अब्बास से कहना कि वो अपनी अम्मी को भेजे। पापा ने चाय पीते हुए कहा तो मैं बुरी तरह चौंक गई। देखो बेटा, जिंदगी तो तुमने गुजारनी है, मैं इन मामलों में सख्ती का कायल नहीं हूँ। अहमद अब्बास अच्छा इंसान है और मैं ये दुआ करता हूँ कि तुम उसके साथ खुश रहो। पापा ने एक गहरी सांस लेकर कहा। मेरे हाथ पांव अगर खुशी से फूल रहे थे तो दिल तेजी से धड़क रहा था। पापा पर उन रातों में मेरी मोहब्बत हावी हो रही थी। पापा बाहर जाकर लॉन में बैठे तो मैंने जल्दी से अहमद अब्बास के कॉलेज में फोन किया। वो क्लास ले रहा था। मैंने क्लर्क से कह दिया कि जब वो फुर्सत में हो तो उन्हें कहें कि मुझे रिंग कर लें। और फिर उस सारे वक्त में मैं फोन के आसपास मंडलाती रही। पापा ने मेरी बेचैनी को भांप लिया था, मगर उन्होंने कोई बात मुझसे करनी मुनासिब नहीं समझी। आज मुझे लाला भी बहुत याद आ रही थी। वो अगर यहाँ होती तो किस कद्र खुश होती, मगर अब तो महीना भर से उसकी कोई खबर नहीं थी। अंकल मुमताज भी अमेरिका चले गए थे। शाम तकरीबन 5 बजे फोन की घंटी बजी तो मैंने दौड़कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, मैंने बेचैनी से कहा। हेलो अर्शी। दूसरी तरफ अहमद अब्बास था। जनाब, सुबह से इंतजार कर रही थी आपके फोन का। मैंने नाराज होते हुए कहा। सॉरी, दरअसल मैं कॉलेज से फोन करना पसंद नहीं करता, इसलिए आप बाहर से फोन किया है। ओह, मैं शर्मिंदा हो गई। खुशी में मुझे याद ही नहीं रहा कि अहमद अब्बास कॉलेज से फोन करना या सुनना पसंद नहीं करता। वो दरअसल पापा कह रहे थे कि आप अपनी अम्मी को लेकर आएं। फोन पर बात करते हुए भी मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। तो क्या? अहमद अब्बास खुशी में कहते कहते रुक गया। जी जनाब, वो मान गए हैं। अब आप कब लेकर आ रहे हैं अम्मी को? मैंने मुस्कुरा कर पूछा। आज उनसे बात करूंगा और फिर शायद कल या परसों मैं तुम्हें इत्तला दे दूंगा। अहमद, आपकी अम्मी मान जाएंगी ना? अब मेरे दिल में ये डर था। वो रिवायती किस्म की माँ नहीं है अर्शी। उन्हें अपनी औलाद की खुशी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। उसने इत्मीनान दिलाते हुए कहा। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। पापा कमरे में दाखिल हो रहे थे, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि पापा ये फैसला करके खुश नहीं है, मगर मैंने जल्द ही इस ख्याल को जहन से झटक दिया कि हो सकता है कि मेरा वहम हो। कमरे में पापा अहमद अब्बास की अम्मी से बातों में मसरूफ थे। अहमद अब्बास कॉर्नर के सोफे पर किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह बैठा हुआ था। मैं तो सिर्फ सलाम करके बाहर चली आई थी। नजर बाबा चाय बनाकर अंदर ले जा चुके थे। पापा और अम्मी के दरमियान क्या बातें हो रही थी, मुझे उसकी खबर नहीं थी। काश कि मम्मा आप भी होती आज हमारे बीच। सोचकर मेरी आंखें एकदम नम हो गई। मुझे उनकी शक्ल भी याद नहीं थी, और शायद उन्हें भी याद नहीं था कि उन्होंने किसी बच्ची को जन्म दिया है। कभी कभी ऐसे अजीब वाकयात हो जाते हैं कि ममता के रिश्ते पर से भी एतबार उठ जाता है। बेटा मुबारक हो, नजर बाबा ने मेरे सर पर हाथ फेर कर कहा। तो मैंने जल्दी से आंखें खोल कर देखा। उनकी आंखों में भी आंसू थे। सदा सुखी रहो बेटा, उन्होंने प्यार से कहा तो मेरी आंखें छम छम बरसने लगी। पापा अहमद अब्बास और उनकी माँ के साथ ड्राइंग रूम में बाहर आ रहे थे। मैं जल्दी से आंसू पोंछ कर उठ खड़ी हुई।
अहमद अब्बास की अम्मी ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। आप मुतमईन रहें भाई साहब, आपकी बेटी को इंशाअल्लाह मेरे यहाँ कोई दुख नहीं होगा। पापा की आंखें भी नम थी। अहमद अब्बास ने जाते जाते एक भरपूर निगाह मुझ पर डाली, तो मैंने नजरें झुका ली। अहमद अब्बास की माँ के कहने के मुताबिक पापा ने बहुत ज्यादा मेहमान इनवाइट नहीं किए थे, बस कुछ करीबी लोग थे। कुछ अहमद अब्बास के करीबी दोस्त थे और मैं बहुत सादगी के साथ अर्शिया बुखारी से अर्शिया अहमद बन गई। मोहब्बतों का नशा भी बड़ा अजीब होता है। अहमद अब्बास की मोहब्बत का नशा मेरी रग रग में समाया हुआ था। पापा ने मुझे जरूरत की हर चीज दी, जबकि अहमद अब्बास कुछ भी लेना नहीं चाहता था। उनका छोटा सा घर मेरे सामान से भर गया था। कुछ रोज तो बेपनाह चाहतों में गुजर गया। महीना भर की छुट्टी के बाद अहमद अब्बास ने कॉलेज फिर ज्वाइन कर लिया था। तब मुझे पहली बार कोफ्त महसूस हुई जब अहमद अब्बास ने मुझसे कहा कि वो मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता करेगा। पापा ने बहुत नाज से मेरी तरबियत की थी। मैंने तो कभी किचन का मुंह नहीं देखा था। मैं तो 10 बजे उठने की आदी थी और अब ये शादी के बाद पहला इम्तिहान था और मैं अपने महबूब शौहर की इस ख्वाहिश को ठुकराना नहीं चाहती थी। क्या बात है अर्शी? अहमद अब्बास ने मुझे खामोश देखकर पूछा। कुछ नहीं, मैं बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई। देखो ना, अम्मी भी तो पहले उठा करती थी, मगर मेरे दिल में हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि कोई मेरे दिल से इतने करीब हो जो कि अपने हाथों से मेरे लिए नाश्ता बनाए। मेरी शर्ट के टूटे हुए बटन टाके मैं जब घर आऊं तो दरवाजे पर ऐसी मुस्कुराहट के साथ मेरा इंतजार करे कि मेरी दिन भर की थकन उतर जाए। और अर्शी जान, वो तुम्हारी मुस्कुराहट है जिससे मेरे अंदर ठंडक सी उतर जाती है। मगर आप जानते हैं अहमद अब्बास कि मैं एक मुस्कुराने के अलावा कुछ भी करना नहीं जानती। घर में मम्मा नहीं थी जो मुझे गृहस्थन बनाने की तरबियत देती। मैं ये सब कैसे करूंगी? मैं दोनों हाथों में चेहरा ढांप कर रो दी। देखो जान, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है। अगर तुम ये सब काम प्यार की नीयत से करोगी तो बहुत जल्द सीख जाओगी। उसने मेरे हाथ थाम कर कहा तो मैं खामोश हो गई। लेकिन सुबह नाश्ता बनाने का पहला तजुर्बा ही गलत हो गया। अहमद के लिए अंडा फ्राई करते हुए गरम गरम घी मेरे हाथ पर पड़ा तो वहां दो छाले पड़ गए। तब बेबसी से मेरी आंखों में आंसू छलक आए। अहमद ने जल्दी से मेरे हाथ पर बरनौल लगाई। अम्मी से उन्हें डांट भी खूब पड़ी। नायला ने जल्दी से मेरे नाजुक हाथ को चूम लिया। आप मुझे जगा देती भाभी, उसने गुस्से से भाई को देखते हुए कहा। मैं अलग शर्मिंदा हो रही थी। अंडा तलना कोई बड़ा काम नहीं था, मगर दूसरे रोज जब मैं अहमद के साथ पापा के यहाँ गई तो वो मुझे देखकर तड़प गए। ये हाथ को क्या हुआ? उन्होंने बेचैन होकर पूछा। कुछ नहीं पापा, मैंने जल्दी से कहा। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, एक मुशायरे में जाना है। वापसी में अर्शी को लेता जाऊंगा। अहमद उठ खड़े हुए। बेटे खाना इधर ही खाना, पापा ने बड़े प्यार से कहा। जी ठीक है, वो बड़ी सादतमंदी से बोले। जब तक उनकी बाइक आंखों से ओझल नहीं हो गई मैं गेट पर ही खड़ी रही। ये हाथ को क्या हुआ है बेटी? पापा फिर मेरे करीब चले आए थे। पापा, अंडा फ्राई करते वक्त घी गिर गया था, मैंने नजरें झुकाकर कहा। पापा भी एकदम चुप हो गए। बेटी, मैं जानता था कि तुम अपनी मम्मा की तरह कभी भी छोटे घर में खुद को एडजस्ट नहीं कर सकोगी, मगर तुमने जिद की। वो आह भरकर बोले। पापा, मुझे उस घर में कोई तकलीफ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता मैं काम करना सीख जाऊंगी। मैं बाहर लॉन पर रखी कुर्सी पर बैठ गई, तो पापा भी मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। मेरे लिए उस घर में एडजस्ट होना वाकई बहुत मुश्किल था। मैंने भी आंखें खोलने के बाद आराम ही देखा था और अहमद अब्बास के घर का माहौल बहुत पाबंद था और मुझे अहमद अब्बास के घर में रहने के लिए उस अर्शिया को पूरे तौर पर बदलना था। रात मैं और पापा देर तक खाने पर अहमद अब्बास का इंतजार करते रहे। 9 से 10 बज गए थे। पापा देर से खाना खाने के आदी नहीं थे। तब पहली बार मुझे अहमद अब्बास पर गुस्सा आया। उसे मेरा नहीं तो कम से कम पापा का ज़रूर ख़्याल होना चाहिए था। कितनी मोहब्बत से उन्होंने कहा था कि वो रात को खाना इधर खाए। प्लीज़ पापा, आप खाना खा लें, उन्हें कोई ज़रूरी काम पड़ गया होगा। मैं बुरी तरह शर्मिंदा थी। नेवर माइंड बेटी, कभी-कभार ऐसा हो जाता है, पापा ने धीरे से कहा। आपके लिए ज़्यादा देर भूखा रहना मुनासिब नहीं, मैं उनसे कह दूंगी। मैंने फिर कहा तो पापा ने बिल्कुल मामूली सा खाना खाया। शायद उनकी भूख उड़ गई थी और मैं अंदर ही अंदर कुढ़ती रही। पापा टीवी लाउंज में सोफे पर बैठकर फिल्म देखने लगे तो मैं भी खामोशी से सोफे पर बैठ गई। पहले मैं और पापा खूब बातें किया करते थे, मगर अब तो मेरे पास बोलने को कुछ था और ना ही पापा के पास। तकरीबन 11:15 बजे घंटी बजी। मैंने उठकर देखा, अहमद अब्बास अंदर दाखिल हो रहा था। मेरे माथे पर कई बल पड़ गए, मगर पापा के सामने मैं खामोश रही। आई एम सॉरी अंकल, मुशायरे में कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे, इसलिए देर हो गई, उसने कहा तो मैं बुरी तरह जल गई। कोई बात नहीं बेटे, पापा मुस्कुराए। अच्छा अंकल, अब हमें इजाजत दें। खाना नहीं खाओगे बेटा?
नहीं अंकल, खाना मैं खा कर आया हूँ। ओह, तो फिर अर्शी बेटे तुम खाना खा लो। पापा ने मुझसे कहा तो मेरे गले में आंसुओं का फंदा लग गया। ये दिल के शीशे में पहली दरार थी जो अहमद अब्बास की तरफ से पड़ी थी। नहीं पापा, मुझे भी भूख नहीं है, मैंने मुश्किल से कहा। रात को भूखा रहना ठीक नहीं है, कुछ खा लो, अहमद अब्बास ने समझाते हुए कहा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, ये कहकर मैं उठ खड़ी हुई। अच्छा अंकल, ओके, वो की चेन उंगली में घुमाते हुए बोला। मैंने अपने गिर्द शाल को अच्छी तरह लपेटा और खामोशी से उसके पीछे बाइक पर बैठ गई। रात गुजरने के साथ साथ अच्छी खासी ठंड भी हो गई थी। वो सारे रास्ते धीरे धीरे गुनगुनाता रहा और मैं दिल ही दिल में पेचो-ताप खाती रही। जिस वक्त हम घर पहुंचे रात के 12 बजने वाले थे। अम्मी जी इंतजार कर रही थीं। इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने, मैं तो परेशान हो गई थी। उन्होंने जल्दी से मुझे गले लगा लिया। माफी चाहता हूँ अम्मी, दरअसल मुशायरे में कुछ देर हो गई थी। फिर अर्शी को लेने चला गया था, वो फर्माबरदारी से बोला। तुम्हारी तो मुझे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि तुम पहले भी इसी तरह घर आते थे। मगर आज बहू साथ थी, जमाना भी बहुत खराब है बेटे, उन्होंने मुझे प्यार से देखते हुए कहा। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली आई। भूख से बुरा हाल था मगर मैंने गुस्से में खाना नहीं खाया था। पापा ने अहमद और मेरे लिए किस कदर एहतमाम किया था, किस कदर शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी मुझे अहमद की वजह से। मैंने आज दिल में ठान ली थी कि मैं अहमद से आज नाराज रहूंगी। माना कि घर औरतों से बनता है, मगर उसमें मर्दों का भी हाथ होता है। माना कि वो दोस्तों के साथ खाना खा कर आया था, मगर अहमद को पापा की और मेरी खुशी की खातिर कुछ निवाले जरूर खा लेने चाहिए थे। इस महीने भर में कोई दिन भी तो ऐसा ना गुजरा था जब मैंने उसके बगैर खाना खाया हो। गुस्से का आलम यह था कि मैं उन्हीं कपड़ों में बगैर मेकअप साफ किए लेट गई। वो अभी तक अपनी माँ से बातों में मसरूफ था। मोहब्बत करना किस कदर आसान होता है और उसको निभाना बहुत मुश्किल, इसका एहसास मुझे अब हो रहा था। मैंने जरा चादर सरका कर घड़ी देखी। 12:30 बज गए थे। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तभी वो अंदर दाखिल हुआ। मैंने आंखों को और मजबूती से बंद कर लिया। मुझे मिन्नतें करने वाले मर्द अच्छे नहीं लगते थे, मगर आज अहमद अब्बास का कसूर मेरी नज़र में इतना ज़्यादा था कि मेरा ख्याल था कि उसे ही मनाना चाहिए था। मैं उसकी बीवी थी। माना उसकी इज्जत मेरा फर्ज है, मगर उसे भी तो अपनी गलती का एहसास होना चाहिए था ना। न जाने कितने लम्हे गुजर गए, तब अहमद अब्बास ने जरा सी मेरी चादर सरकाई। मैं आंखें मूंदे लेटी रही। नाराज हो अर्शी? लहजे में प्यार था। मैंने करवट बदल ली। प्लीज अर्शी, मेरी तरफ देखो। वो मुझ पर झुक आया तो मैंने नम आंखें खोलकर उसे देखा। वो बेहद प्यार भरे अंदाज में मुझे देख रहा था। मेरी आंखें छम छम बरसने लगीं। अरे तुम रो रही हो? वो सख्त हैरत से बोला तो आंखों के आंसू और तेजी से बहने लगे। ये बेनियाजी की इंतहा थी, जैसे उसे कुछ खबर नहीं थी कि मैं क्यों नाराज थी। प्लीज मुझे बताओ कि क्या बात है। वो अभी तक हैरत में था। मुझे भूख लग रही है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया था? वो परेशानी से बोली। आप बाहर से क्यों खा कर आए थे? मैंने आंसू साफ करते हुए कहा। तुम भी नरी पागल हो। वो खिलखिलाकर हंस दिया। जाने मन, कभी कभार दोस्तों की खातिर ऐसा भी करना पड़ता है। तो आपको मुझसे ज्यादा अपने दोस्त अजीज हैं? नहीं, मुझे तुम अजीज हो, सिर्फ तुम। उसने मेरा जला हुआ हाथ अपनी आंखों से लगा लिया तो मेरी तमाम नफरत, तमाम गुस्सा और भूख एकदम उड़ गई। शौहर का प्यार भी क्या चीज होता है। औरत अपना तन मन धन सब कुछ ही तो उस पर वार देती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वो उठने लगा तो मैंने उसकी कलाई थाम ली। जब मोहब्बत आंखों के रास्ते दाखिल होती है तो भूख उड़ जाती है। अब मुझे भूख नहीं है अहमद, मैं शर्मा कर मुस्कुरा दी। अरे अभी तो तुम बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। बस बस, मुझे यूं ही गुस्सा आ गया था। देखो जाने मन, मैं एक लेक्चरार हूँ और एक शायर भी हूँ। और शायर की बीवी को खास तौर पर अपना दिल बड़ा रखना चाहिए क्योंकि शायर की रातें जागती हैं। क्योंकि मुशायरे अक्सर देर रात से शुरू होते हैं और तुम्हें मेरी शायरी को एक सौतन की तरह बर्दाश्त करना होगा। उसने मेरा हाथ सहलाते हुए बड़े धीमे लहजे में कहा तो मैं खामोशी से सुनती रही। फ्राइडे को अहमद की छुट्टी थी इसलिए मैं देर तक सोती रही। मेरी आंख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर लगी घंटी बज उठी। अहमद दरवाजे पर गए, शायद नजर बाबा थे। अहमद ने उन्हें अंदर बुला लिया। साथ एक और बूढ़ा सा आदमी था। मैं भी उठ खड़ी हुई। खैरियत तो है बाबा? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। जी, ये साहब जी ने आपके लिए खानसामा भेजा है। घर का काम भी कर लेता है और किचन का भी खूब काम करता है। नजर बाबा ने तफसील बताई तो मैंने अहमद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सख्त नागवारी थी।
अम्मी जी भी आवाज सुनकर अंदर चली आई थीं और वो भी हैरत से देख रही थीं। बाबा, फिलहाल आप इन्हें वापस ले जाएं। शाम को मैं और अर्शी खुद आकर पापा से बात करेंगे। अहमद ने नजर पापा से कहा तो वो उन्हीं कदमों से लौट गए। देख लिया अर्शिया, ये होता है बड़े लोगों का मजाक करने का खास तरीका। वो फौरन मुझ पर बरस पड़ा। अम्मी कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गई थी। पापा ने ये नौकर मेरी मोहब्बत में भेजा था अहमद, मैंने उसे यकीन दिलाना चाहा। तो मैं कब कह रहा हूँ कि उन्हें मुझसे या मेरी माँ से हमदर्दी थी। वो बेहद गुस्से में चिल्लाया तो मैं एक लम्हे को कांप गई। देखो अर्शी, अपने पापा को जाकर बता देना कि अहमद अब्बास अभी किसी तरह के नौकरों को नहीं रख सकता, ना ये खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। वो एक गरीब आदमी है जो मुश्किल से घर की दाल रोटी चलाता है, और तुम्हें इस घर में रहना है तो हमारी तरह और हम जैसा बनकर रहना होगा। वो गुस्से से बेकाबू होकर बोला, आप नाराज ना हो, मैं उनसे कह दूंगी। मैंने धीरे से कहा तो वो भी चुप हो गया। मैं कमरे से बाहर निकल आई। अम्मी बाहर सहन में तख्त पर बैठी थी। नायला किचन में थी। रीमा सहन में रखे गमलों में पानी दे रही थी। शाजी रोज की तरह सफाई कर रही थी और सबा और सदफ शायद बाहर थी। मैं मुंह धोकर नायला के पास किचन में चली आई। आप अंदर चलें भाभी, मैं नाश्ता वहीं भिजवा दूंगी। नायला बड़ी नरमी से बोली, नहीं नायला डियर, मैं तुम्हारे साथ ही काम करवाऊंगी। इस घर के सब लोग बहुत प्यार करने वाले थे, मगर जो मेरा महबूब था, उसका लहजा बड़ा अक्खड़ था। न जाने कहाँ से वो इतने खूबसूरत अल्फाज लिख लेता था। कहते हैं कि तहरीर शख्सियत का आईना होती है, मगर उसके लहजे में अपनी शायरी जैसी नरमी नहीं थी। और तो और, अम्मी जी भी उसके गुस्से से डरती थीं। सारी बहनें अलग चुप सी रहती थीं। पापा भी क्या सोचते होंगे, न जाने कितनी कोशिशों से उन्होंने खानिसामा तलाश किया होगा। वो बाप थे ना, मेरा हाथ देखकर उन्हें उस वक्त तक नींद ही ना आई होगी, जब तक कि उन्होंने खानिसामा का बंदोबस्त नहीं कर लिया होगा। जबकि ये कठोर शख्स एक दफा बरनौल लगाने के बाद ये समझ रहा था कि जख्म ठीक हो गया होगा। नाश्ते के वक्त भी उसका मूड ऑफ ही रहा। अम्मी जी उसे धीरे धीरे समझाती रहीं और वो गरम गरम चाय के घूंट हल्क से उतारता रहा। शाम को मैंने पापा को मना कर दिया। पापा खुद बेहद खामोश थे। अहमद अब्बास तह दर तह उन पर खुलता जा रहा था, मगर वो फिर भी मेरे नाते से उस शख्स की इज्जत करते थे। मुझे अक्खड़ मर्द अच्छे लगते थे, मगर इसके लिए मुझे अपने आप को पूरे तौर पर बदलना था, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं कमरे में लेटी थी कि पड़ोस के एक बच्चे ने आकर मेरा फोन आने की इत्तला दी, तो मैं जल्दी से चप्पल पहन कर गई। हेलो, अर्शी बोल रही हूँ। हेलो जान, कैसी हो? खनकती हुई आवाज थी। मुझे पहचानने में देर ना लगी। लाला, तुम कब आई? मैं खुशी के मारे चीखी। कल शाम की फ्लाइट से मैं और दानिश आए हैं। तुम्हारे यहाँ आना था, सोचा तुम्हें पहले फोन कर लूं। मुबारक हो शादी, वो शोखी से बोली। तुम्हें भी मुबारक हो, मैंने खुशदिली से कहा। बोल कहाँ से रही हो? मैंने पूछा। घर से, आई मीन मम्मी पापा के घर से। वो कहकहा लगाकर बोली, अच्छा तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। मैंने बेहद मसरूर लहजे में कहा, ओके, अहमद भाई को साथ लाना। उसने ताकीद की, वो तो कॉलेज गए हैं, इसलिए फिलहाल मुझसे मिल लो। मैंने हंसते हुए फोन बंद कर दिया। अम्मी जी जरा बाजार तक गई थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर नायला को बताकर बाहर निकल आई। रिक्शा के लिए मुझे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। लाला के घर का रास्ता तो मेरा जाना पहचाना था, और फिर 20 मिनट बाद वो मेरे सामने थी। वैसी ही फ्रेश, आंखों में वही शरारत और चमक थी, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। मुझे देखते ही वो बड़े तपाक से गले लग गई। बेवकूफ लड़की, अजीब लव मैरिज की है तुमने, सत्यानाश कर लिया है अपना। उसने गौर से मुझे देखा। क्यों, क्या हुआ है मुझे? अच्छी भली तो हूँ। मैंने एक उचटती सी नजर अपने ऊपर डाली। खाक अच्छी भली हो, जरा अपने बाल देखो आईने में, लगता है एक अरसे से सेट नहीं करा है। और ये हाथों का क्या हाल बना रखा है? ये जख्म कैसा है? वो परेशानी से बोली, ये चूड़ियां पहनते हुए हो गया था। मैंने झूठ बोला। तौबा, ऐसे लग रहा है जैसे जल गया हो। आप कैसे हैं दानिश भाई? मैंने दानिश से पूछा। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों को याद तो आया कि मैं भी हूँ यहाँ। वो हंस दिया। जनाब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर अर्शी मेरे सामने हो तो मुझको कुछ सुझाई नहीं देता। अब आपसे अदब अब आपसे अदब से अर्ज है कि हमारे लिए स्ट्रांग सी चाय बना कर लाएं। जो कुछ फ्रिज में मौजूद है वो भी ले आएं। हमारा आज उठने का बिल्कुल मूड नहीं है। लाला शाहाना अंदाज में सोफे पर बैठते हुए बोली तो वो हंसता हुआ किचन में चला गया। तुम भी अजीब हो, जो काम तुम्हारे करने के हैं उनसे करवा रही हो। मैंने उसे हल्का सा डांटा। मुझे लगता है अहमद भाई खूब खिदमतें करवा रहे हैं भाई। यहाँ तो सब चलता है। वैसे हम आजकल में खानेसामा रख लेंगे, क्योंकि ये घरदारी अपने बस की बात नहीं। वो कंधे उचकाकर बोली तो मैं फिर खामोश हो गई।
और तुम सुनाओ, अंकल कैसे हैं? आज फोन किया तो बात ना हो सकी। ठीक है, अक्सर तुम्हें याद करते हैं, मैंने सोफे से टेक लगाते हुए कहा। तुम्हारी सास और नंदे कैसी है? उसने फिर पूछा। ठीक है सब। मैंने गहरी सांस लेकर कहा। यार, मुझे लग रहा है जैसे तुम अहमद अब्बास से शादी करके खुश नहीं हो। नहीं, मैं बेहद खुश हूँ, मैं भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। तुम झूठ बोल रही हो अर्शी, मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में कभी गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा हुलिया बता रहा है कि तुम पहले वाली अर्शी नहीं हो, वो बेहद यकीन से बोली। तुम्हारा वहम है लाला, मैं बेहद खुश हूँ। बाल अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने सेट करवाए थे, शायद उसने सही सेट नहीं किए। चलो अभी चल कर सेट करवाते हैं, करीबी ब्यूटी पार्लर है। मुझे भी जाना है। लाला फौरन उठ खड़ी हुई। इस वक्त? मैं सोचने लगी। क्यों इस वक्त क्या है? दानिश, आप चाय तैयार रखें, हम अभी 10 मिनट में आते हैं। वो फौरन गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल आई। 15 मिनट में मेरे बाल सेट हो गए तो मैंने कलाई में बंधी हुई घड़ी में देखा। यकीनन इस वक्त अहमद घर आ चुके होंगे। लाला के यहाँ चाय पीते वक्त भी मेरा ध्यान अहमद की तरफ ही रहा। मैं चाय पीकर उठने लगी तो उसने मुझे फिर बिठा लिया। तुम बैठो, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगी। नहीं लाला, मैं फिर किसी वक्त आऊंगी, अब तो अहमद घर आ चुके होंगे। यार, उस शख्स को जरा इंतजार का मजा भी चख लेने दो, शादी के बाद आदतें बिगड़ गई होंगी। वो रौब से बोली। मैं खामोशी से बैठ गई, मगर अंदर से मेरा दिल बहुत डर रहा था। लाला के तो माजी और हाल में कोई फर्क नहीं आया, जबकि मेरा माजी ख्वाबो ख्याल हो गया था। अब तो हाल सिर्फ उस शख्स का था। अर्शी, लाला ने मुझे आवाज दी तो मैं फिर चौंक गई। ये तुम्हें क्या हो गया है? अजीब खोई खोई और परेशान सी दिखाई दे रही हो। लाला, मुझे अहमद की फिक्र है, उन्हें अगर 1 मिनट के लिए नजर ना आऊं तो उनका मूड ऑफ हो जाता है। बहुत मोहब्बत करते हैं अहमद भाई? उसने मेरी आंखों में झांक कर देखा। हाँ, बहुत ज्यादा, मैंने आंख मूंद कर कहा। तो फिर मैंने एक बिजनेसमैन से शादी करके गलती की। मुझे भी कोई शायर किस्म का बंदा तलाश करना चाहिए था। वो दानिश की मौजूदगी की परवाह किए बगैर बोली। यार, कुछ तो मेरा ख्याल कर लो। अगर तुम ऐसा करती ना तो मैं भी कोई लफ्जों से खेलने वाली लड़की की तलाश करता। वो भी शरारत से बोला। मैं तुम्हारा कत्ल कर देती। वो अकड़ कर बोली। देख लो अर्शी, ये होती है खुदगर्जी। ये मेरा कत्ल कर देती तो मोहतरमा बेगम साहिबा, मैं भी आपको शूट कर देता। कि वो एक गाना है ना कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, वो गुनगुनाया तो मैं उनकी इस मोहब्बत भरी जिंदगी पर रश्क करते हुए उठ खड़ी हुई। दानिश, आप घर पर रहें, मैं जरा आरशी को छोड़ कर आती हूँ। लाला भी उठ खड़ी हुई। जल्दी आना कि हमने भी अपने एक अदद इकलौते दोस्त से मिलने जाना है, वो सोफे पर बैठते हुए बोला। सारा रास्ता मैं खामोश रही। लाला की जिंदगी की गहमा गहमी देखकर मुझे अपनी जिंदगी बेहद फीकी महसूस होने लगी थी। कोई चाम नहीं रहा था अब मेरी जिंदगी में। अहमद अब्बास की तंग नजरी ने मुझे बहुत दुखी किया था, और अब तो लाला भी आ गई थी। उसके आने के बाद मुझे अपनी जिंदगी और भी रूखी फीकी दिखाई दे रही थी। ऋषि, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? लाला ने मुझे टोका। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने उंगली की पोरों से बाल सुलझाकर कहा। मुझे लग रहा है कि तुमने अहमद अब्बास से शादी करके शायद गलती की है। वो शख्स तुम्हारे काबिल होगा, इसमें शक नहीं, मगर उसके घर का माहौल तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम खुद को वहां एडजस्ट नहीं कर पाई हो। उसने आईने में मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मैं खामोश रही। मैं उसे बताना नहीं चाहती थी, मगर मेरी आंखें मेरा हाल की चुगली खा रही थी। मेरे लहजे की थकन मेरी कहानी सुना रही थी। बस यहीं रोक दो। मैंने घर के बिल्कुल सामने गाड़ी रुकवाई। आओ ना बैठो, मैंने उतरते हुए कहा। नहीं, फिर आऊंगी दानिश के साथ, मैं खाली हाथ अहमद भाई से नहीं मिलना चाहती। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो मैंने कॉल बेल पर उंगली रख दी। सदफ ने आकर दरवाजा खोला तो मैं अंदर चली आई। अम्मी जी सामने तख्त पर बैठी सब्जी काट रही थी। नायला शायद शाजी के कपड़े सी रही थी। मैं भी अम्मी जी के करीब आकर बैठ गई। अहमद गालिबन अपने कमरे में था। अकेली आई हो? अम्मी ने हरी मिर्च बारीक कतरते हुए पूछा। नहीं, लाला छोड़ गई है, मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। अरे तो तुमने उसे बिठाया नहीं? क्या सोचती होगी? उन्होंने प्यार से डांटा। नहीं, मैंने कहा था वो 2-4 दिन तक आएगी अपने शौहर के साथ। अहमद नहीं आए? मैंने नायला की तरफ मुड़कर पूछा। आए हैं, अपने कमरे में लेटे हैं, नायला ने भी आहिस्ता से कहा। अजीब सी घुटन थी उसके चेहरे पर। पता नहीं वो इतनी खामोश क्यों रहती थी। मैंने लम्हा भर को उसके चेहरे की तरफ देखा और फिर उठकर अपने कमरे में चली आई। अहमद जूतों समेत बेड पर लेटा था। एक हाथ सर के नीचे था और दूसरा आंखों पर। मैंने दरवाजे में खड़े होकर उसका जायजा लिया। लब भिजे हुए थे और जूतों समेत लेटने वाली कैफियत बता रही थी कि वो मुझसे खफा है। मैंने वहीं खड़े खड़े जूते उतारे और नंगे पांव कालीन पर चलते हुए उसके करीब आ गई। वो अभी तक उसी हालत में था। अहमद, मैंने बहुत धीरे से आवाज दी तो उसने आंखें खोलकर मुझे देखा, लेकिन लम्हा भर को उसकी आंखें बेहद सुर्ख हो रही थी। मैं दिल ही दिल में कांप कर रह गई। अहमद, मैंने उसके करीब बैठकर फिर उसे पुकारा तो उसने फिर आंखें खोलकर मुझे देखा।
उफ, वो आंखें खून उगल रही थी। मैंने नजरें झुका ली। वो लाला कल ही अमेरिका से आई थी। उसने फोन करके बुलाया था तो मुझे जाना पड़ गया। मैंने कहकर बदस्तूर नजरें झुकाए हुए धीमे धीमे लहजे में कहा तो वो बरस पड़ा। मैं किसी लाला वाला को नहीं जानता। मुझे खबर है तो सिर्फ ये कि तुम मेरी बीवी हो, बस। वो उठकर बैठ गया। मैं बीवी हूँ अहमद अब्बास, पाँव की जूती नहीं। आप मुझसे धीमे लहजे में बात करें। मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैं बेड से उठकर खड़ी हो गई। जब बीवी अपना मुकाम भूल जाए तो पैर की जूती ही रह जाती है। वो गुर्राया। मैंने हमेशा आपका एहतराम किया है, आपकी हर ख्वाहिश को बरतर जाना है, मगर आप न जाने क्या चाहते हैं। मेरी आंखें जलतल हो गईं। देखो अर्शिया, ये घर है और इस घर में तुम्हें तुम्हारी मर्जी से ब्याह कर लाया हूँ। तुम पर जब्र नहीं किया गया, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपने आप को इस घर में रहने वालों की ख्वाहिश के मुताबिक ढालो। जबकि तुम इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी अब तक ये समझ रही हो जैसे ये तुम्हारे बाप का घर हो। अहमद, आप तमीज से बात करें। वो मेरे पापा हैं और आप उनके बारे में बहुत गलत लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी गुस्से में चीख पड़ी। और तुम भी तमीज से बात करो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई जर खरीद गुलाम नहीं। तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो अपना हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक करना होगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपको भी चाहिए कि मुझसे जुड़े हर रिश्ते को एहतराम करें। मैं रिश्तों का एहतराम करना जानता हूँ, मगर मैं लाला को अच्छी लड़की नहीं समझता। इसलिए बेहतर यही है कि तुम उससे मेल-जोल खत्म करो। उसने एक-एक लफ्ज़ पर जोर देकर गुस्से से कहा। लाला मेरी दोस्त है अहमद, और मैं जानती हूँ कि वो किस किरदार की लड़की है। मैंने उसके साथ ज़िंदगी के कीमती साल गुज़ारे हैं। वो मेरी दोस्त कम और हमारे घर का फ़र्द ज़्यादा थी। उस वक़्त तो वो आपको बुरी नहीं लगी? मैंने तन से कहा। पहले की बात मत करो। मुझे तुम्हारी माज़ी से सिर्फ़ तुम्हारी हद तक दिलचस्पी थी। तुम्हारा हाल सिर्फ मेरा है, इसलिए ये तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक बसर करना होगा। उसने जूते उतार कर कालीन पर फेंके और दोबारा लेट गया। मैं भी निडाल होकर सोफे पर गिर गई। मेरे दिमाग की रगें तन गई थीं। उस शख्स ने मेरा मान तोड़ दिया था। खूबसूरत लफ्जों के इस जादूगर ने मेरी चार्मिंग शख्सियत को तोड़ कर रख दिया था। औरत कभी घर नहीं उजाड़ती अगर वो मजबूर ना हो जाए तो। मेरी मम्मा ने भी बेहद मजबूर होकर पापा से तलाक ली थी। मैं चीख कर बोलने की आदी नहीं थी। आज जरा बोली थी तो गला खुश्क हो गया था। मैं पानी पीने के लिए उठी तो बुरी तरह चकराई। आंखों के नीचे अंधेरा छाने लगा तो मैं दोबारा सोफे पर बैठ गई। आज कई दिन से तबीयत में बेचैनी और घबराहट थी। ऊपर से यह टेंशन। वाकई लाला सही कहती थी, मैं शादी के बाद किस कद्र मुरझा कर रह गई हूँ। मैंने बड़े से आईने में अपना सुता हुआ चेहरा देखा। ये बाल भी आज सेट कराए हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर बोला तो मैं खामोश रही। अगर कहती कि लाला जबरदस्ती ले गई थी तो उसने एक और लंबा लेक्चर दे देना था। अर्शिया बेगम, मुझे छोटे बालों से नफरत है और ना ही मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पसंद है। शादी के बाद तुम्हें अपने बाल सेट कराना याद नहीं थे, मगर लाला अमेरिका से आई तो तुम्हें भी पर लग गए। वो फिर घूम घाम कर उसका जिक्र ले आया तो मेरे दिल में पहली बार उस शख्स के लिए शदीद किस्म की नफरत का एहसास हुआ। औरत जब किसी से मोहब्बत करती है तो वो फूलों की तरह नरम बन जाती है, मगर जब वो नफरत पर उतर आए तो नागिन बन जाती है। और मेरे अंदर की जहरीली नागिन उस वक्त गुस्से में बुरी तरह फुनकारी थी। वो उठकर बाहर गया तो मैं बेड पर लेट गई। मैंने लम्हों में फैसला कर लिया था कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे पता था कि पापा को मेरे इस फैसले से दुख पहुंचेगा। मुझे उसकी परवाह नहीं थी। अहमद अब्बास के दोगलेपन ने मेरा मोहब्बत पर से एतमाद खत्म कर दिया था। इन 6 महीनों में उसने मुझे किस कद्र तकलीफ दी थी, मैं इस माहौल की आदी नहीं थी। वो प्यार से मुझे इस राह पर डाल सकता था, मगर उसने तो जाहिलाना रवैया इख्तियार किया, और इस रवैये की मैं कतई आदी ना थी। रात अम्मी जी ने मुझे खाने पर बुलाया, मगर मैंने इनकार कर दिया। नायला और रीमा आई तो उनसे भी मैंने यही कहा कि मुझे भूख नहीं है। इन 6 माह में छोटी-मोटी नाराज़गियाँ तो कई हुई थी, मगर ऐसा मौका कभी ना आया था कि हमने एक बेड के 2 अलग-अलग सिरों पर रात गुज़ारी हो। ज़ाहिरी तौर पर तो मैं गुस्से में बिखरी हुई थी, लेकिन अगर वो शख्स एक बार भी मुझे प्यार से बुलाता तो मुझे पता था कि मैं सब कुछ भूल जाती। मगर पूरी रात में ऐसा कोई लम्हा नहीं आया। सुबह जब मैं उठी तो वो कॉलेज जा चुका था। स्लीपिंग गाउन कालीन पर पड़ा हुआ था, चीज़ें भी बिखरी हुई थी। यकीनन वो मेरा गुस्सा इन चीज़ों पर निकाल कर गया था। मैं कितनी ही देर लेटी कल की बातों पर गौर करती रही। किस कद्र कठोर हो तुम। मैंने उसकी खूबसूरत फ्रेमशुदा तस्वीर को देखकर भड़ास निकाली। बेड की चादर परे की और उठकर चंद जोड़े बैग में डाले। सुबह के पौने 10 बज रहे थे। मैंने मुंह हाथ धोकर बालों में हल्का हल्का ब्रश किया। रेड कलर की शॉल शानों पर लपेटी और बैग उठा लिया। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने आखिरी बार कमरे का जायजा लिया और फिर वापस मुड़ आई।
राइटिंग टेबल से मैंने कलम उठाया और सामने रखे राइटिंग पैड पर उस सितमगर के नाम साहिर लुधियानवी की नज्म खूबसूरत मोड़ के चंद अश्आर लिखे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। मेरे आंसू बेसाख्ता निकले। उस शख्स को मैंने दिल की तमाम तर गहराइयों के साथ चाहा था। औरत भी क्या चीज होती है, कुर्बानी देकर भी बेमोल रहती है और मर्द हजार गुना करके भी अनमोल। मैंने दौलत को उस पर कुर्बान कर दिया था, मगर वो मुझे अभी तक अपने जैसा नहीं समझ सका था। मैं इन 6 माह बाद भी वहीं खड़ी थी जहां से चली थी। तारुफ रोग बन जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफ़साना जिसे तकमील तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। ये मोहब्बत का अफ़साना तकमील पर पहुँचना नामुमकिन था, इसलिए मैंने इसे बीच मंझधार में ही छोड़ दिया। दरवाज़े से बाहर निकलते हुए मैंने फिर कमरे का जायज़ा लिया। रुखसारों पर बहने वाले आँसुओं को चादर से साफ़ किया और बाहर निकल आई। अम्मी जी धूप में बैठी कुरान पाक पढ़ रही थीं। कहीं जा रही हो बहू? उन्होंने ऐनक उतार कर बड़े गौर से मुझे देखा। पापा के यहाँ जा रही हूँ, मैंने नजरें झुकाए जवाब दिया। आवाज बुरी तरह भर्रा गई थी, मगर शायद अम्मी जी को महसूस नहीं हुआ। रहने के लिए जा रही हो? उन्होंने मेरे हाथ में बैग देखकर पूछा। जी, मैंने फिर मुख्तसर सा जवाब दिया। वापस कब आएंगी भाभी? नायला मेरे पास खड़ी हुई। शायद कभी नहीं, मैंने दिल ही दिल में कहा, जल्दी आऊंगी। उसका मासूम चेहरा देखकर मैं इतना ही कह सकी। मगर बेटी, इतनी सुबह सुबह जाने की क्या जरूरत है? शाम को अहमद के साथ चली जाना। नहीं अम्मी जी, मुझे अभी ही जाना है। मेरे आंसू रुखसारों पर ढलक आए तो मैं तेजी से बाहर निकल आई। पीछे मैंने सुना नायला अम्मी जी से कह रही थी। अम्मी, भाभी रो रही थी। मैं फिर रुक गई। मुझे मालूम है रात अहमद उससे बहुत लड़ा है। ये शादी ही बेजोड़ थी। अहमद अगर ज़िद्दी है तो वो भी अमीर बाप की लाडली और इकलौती बेटी है। मैंने उस वक्त अहमद से कह दिया था कि तुम दोनों ज़्यादा अरसा साथ नहीं चल सकोगे। मगर उस वक्त तो उस पर मोहब्बत का भूत सवार था। वो आह भरकर बोली। मैं सड़क के किनारे आहिस्ता-आहिस्ता चलने लगी। मेरे बैग में कुछ ज़ेवरात भी थे, इसलिए मैं देखभाल कर किसी रिक्शे में बैठना चाहती थी। और फिर एक खाली रिक्शे को रोक कर मैं उसमें बैठ गई। तबीयत बड़ी बोझल सी हो रही थी। इन 2 हफ्तों में अपने अंदर अजीब-सी तब्दीली महसूस कर रही थी। अहमद से मैंने ज़िक्र नहीं किया था, मगर इतनी अनजान मैं भी नहीं थी कि जान ना पाती। अभी डॉक्टर से कन्फर्म नहीं करवाया था। लेकिन रात जब मैं गुस्से में खौल रही थी, तो मेरे ज़हन में एक भयानक ख़्याल आया था कि मैं तंग नज़र शख्स के बच्चे की माँ हरगिज़ नहीं बनूँगी। और अब तक मैं अपने इस फ़ैसले पर कायम थी। रिक्शा गेट के पास रुका तो खान बाबा जल्दी से आगे बढ़े। आज आप अकेली बीबी जी? उन्होंने जल्दी से मेरा बैग उठा लिया। हाँ बाबा जी, आज अकेली ही। मैं रिक्शे वाले को पैसे देकर अंदर तक आ गई। खैरियत तो है बेटा? नज़र बाबा मुझे देखकर परेशान हो गए और बोले, पापा कहाँ हैं? मैं डाइनिंग टेबल की कुर्सी खिसका कर बैठ गई। वो आज ऑफिस गए हैं। तुम सुनाओ, घर में तो सब खैरियत थी ना? उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए पूछा तो मेरी आंखें छम-छम बरसने लगीं। नज़र बाबा बहुत शफ़ीक हस्ती थे। पापा ने तो मुझे प्यार दिया ही था, मगर नज़र बाबा ने भी मुझ पर अपनी मोहब्बतों के खजाने लुटाए थे। उन्होंने मुझे गोद में खिलाया था क्योंकि उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मुझे बेटियों की तरह चाहते थे। उस वक्त भी मैं मेरे रोने पर तड़प गए थे। तबीयत तो ठीक है ना बेटा? उन्होंने मेरा माथा छू कर देखा। मैं ठीक हूँ बाबा, बस ऐसे ही दिल घबरा रहा था, इसलिए चली आई। मैं जब जी भर कर रो चुकी तो आहिस्ता से कहा, अरे बेटा, ये घर भी तो तुम्हारा ही है। साहब जी इतनी मेहनत किस लिए करते हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम आगे चलकर खुशहाल हो। मगर अहमद बेटा तो बहुत जज्बाती है, लेकिन खैर तुम फिक्र ना करो। शुरू में सब ऐसे ही होते हैं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। बाबा, एक कप चाय बना दे, मेरा सर दुख रहा है। मैंने हल्का सा सर दबाया। अभी लाया बेटा। 1 मिनट में। वो फौरन उठ गए। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि मैं नाश्ता करके नहीं आई, इसलिए वो पूरा नाश्ता बना लाए। मैं रात की भूखी थी, इसलिए कमजोरी बेहद महसूस हो रही थी। नाश्ता करके मैं अपने कमरे में चली आई। हर चीज उसी तरह रखी थी। एक तरफ शेल्फ में मेरे बचपन के खिलौने पड़े थे। सामने दीवार पर पापा और मम्मी की शादी की बड़ी सी फ्रेम शुदा तस्वीर लगी हुई थी। मैं कितनी ही देर मम्मी की तस्वीर को तकती रही। न जाने इस वक्त वो दुनिया के किस कोने में थी। शायद पापा जानते थे, मगर उन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया था। मैं बेड पर लेट गई। थकन से बुरा हाल था, इसलिए लेटने के कुछ देर बाद ही नींद आ गई। जब आंख खुली तब दोपहर के 3 बज रहे थे।
एक लम्हे को तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। ख्याल आया तो बस यही कि अहमद अभी तक नहीं आए। लेकिन फिर जब सही तरह आँख खोल कर कमरे का जायजा लिया, तो सब याद आ गया। मैं तकिए से के सहारे टेक लगाकर बैठ गई। ज़हन फिर उस सितमगर की तरफ लौट गया था। ये वक़्त उसके घर आने का होता था। इस वक़्त वो जब घर आया होगा और मुझे ना पाया होगा तो न जाने उसकी क्या कैफ़ियत होगी। लेकिन जब वो राइटिंग पैड पर साहिर के चंद शेर जो मैं लिख कर आई थी पढ़ेगा तो उसे सब कुछ समझ आ जाएगा। वो मेरे सब्र को आज़मा रहा था और मेरे सब्र की इंतहा हो गई थी। मैं पाँव से में चप्पल डालकर बाहर आ गई। पापा ऑफ़िस से आ चुके थे और अपने कमरे में थे। मैं आहिस्ता से उनके कमरे में दाखिल हुई, तो वो दोनों हाथ सर के पीछे रखे खाली दीवार को घूर रहे थे। गालिबन बाबा उन्हें मेरी आमद को बता चुके थे। आदाब पापा, मैंने उनके बिल्कुल करीब जाकर कहा तो उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। जीती रहो। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैं उनके करीब ही बैठ गई। अहमद नहीं आया? उन्होंने पहला सवाल यही किया। वो मसरूफ थे पापा, और मेरा दिल आपसे मिलने को चाह रहा था। मैंने बिल्कुल सफेद झूठ बोला। दरअसल पापा की तबीयत की वजह से उन्हें एकदम शौक नहीं पहुंचाना चाहती थी। मुझे यकीन था कि अहमद अब्बास जरूर आएगा, लेकिन ये मेरा ख्याल था। आना तो दरकिनार, उसने तो मुझे फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। तब मेरे दिल के अंदर एक और दरार पड़ी। मैं इतना अहम फैसला करने के बाद भी गैर शऊरी तौर पर उसकी मुंतजिर थी, और वो इतना संगदिल और मुतमईन था कि उसने कुछ भी पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। शाम को मैं और पापा यूं ही ड्राइंग रूम में बैठे थे कि लाला और दानिश आ गए। बदतमीज लड़की, 3 दिन से पापा के यहाँ हो, इतना नहीं हो सका कि मुझे फोन ही कर दो। वो मुझे गले लगाकर बनावटी गुस्से से बोली, आप कैसे हैं अंकल? वो मुझसे मिलने के बाद पापा के पास गई तो पापा ने बेसाख्ता उसकी पेशानी चूम ली। दानिश पापा के करीब बैठ गए तो वो मेरे करीब चली आई। अहमद से नाराज होकर तो नहीं आई? उसने मेरी आंखों में झांका। नहीं, मैंने निगाहें झुकाकर कहा। मैं और दानिश परसों तुम्हारे यहाँ गए थे। उसने बताया तो मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम्हारी वो क्यूट सी ननद मिली थी नायला, उसने दिमाग पर जोर देते हुए कहा। बाकी सब लोग कहीं शादी पर गए हुए थे। उसकी बातों से मैंने अंदाजा लगाया जैसे तुम्हारी और अहमद की लड़ाई हुई हो। उसने खुद ही अपना ख्याल जाहिर किया तो मैंने एक गहरी सांस लेकर सोफे की पुश्त से सर टेक दिया। दरअसल लाला, हम एक राह के मुसाफिर थे ही नहीं। मैंने अहमद अब्बास से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। वो मेरे मुकद्दर का सितारा था ही नहीं। मैंने उसे पापा से जिद करके जबरदस्ती अपनी तकदीर पर लिखवाया था, और अब मुझे उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। मेरी आंखों से 2 आंसू बह निकले तो मैंने जल्दी से उन्हें साफ किया। क्या अंकल को पता है? उसने धीरे से पूछा तो मैंने नहीं में सर हिलाया। खैर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसने धीरे से मेरा हाथ थाम कर कहा, आओ मेरे कमरे में चलकर बैठो, आराम से बातें करते हैं। चलो। वो मेरे साथ उठ खड़ी हुई। अर्शी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वो मुझे यूं आहिस्ता सी चाल चलते देख कर बोली। तुम बैठो तो सही, मैंने बेड पर बैठते हुए कहा, और फिर मैंने उसे अपने अंदर महसूस होने वाली तब्दीली के बारे में बताया। क्या अहमद अब्बास को खबर है? उसने फिर पूछा। नहीं, मैंने उसे खुद ही नहीं बताया। दरअसल मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। व्हाट? वो चीखी। ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, उस शख्स ने मुझे इतना दुखी किया है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनना नहीं चाहती। मेरी आंखें फिर आंसुओं से भर गईं। बहुत बेवकूफ हो तुम अर्शी, एक जरा सी बात हुई है और तुम क्या सोचने लग गई? ये भी भूल गई कि तुम उस शख्स से मोहब्बत करती थी। मैं मोहब्बतों का और अज़ाब नहीं सहना चाहती लाला। अगर मैं उसके बच्चे की माँ बन गई, तो उसकी याद मुझे लम्हा-लम्हा तड़पाएगी, और मैं उसे भूलना चाहती हूँ। मैं तकिए में मुँह छुपाकर फूट-फूट कर रो दी। तो वो मुझ पर झुक आई। हौसला रखो अर्शी, मैं अहमद अब्बास को समझाऊँगी। उसे जब इस खबर का पता चलेगा तो वो खुशी से पागल हो जाएगा, और फिर डियर, ममता की खुशखबरी तो किस्मत से मिलती है। उसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं, मगर वो जिसे चाहे उसे देता है। तुम हरगिज़ ये गलती नहीं करोगी। उसने मुझ पर रौब झाड़ा। चलो अभी चलकर डॉक्टर ज़ोहरा से चेकअप करा लेते हैं। नहीं यार, इस वक्त मेरा मूड नहीं है। नहीं, तुम इसी वक्त चलोगी मेरे साथ? वो उठ खड़ी हुई। अंदर दानिश बैठा है, उसे क्या बताओगी? मैंने चिढ़ कर कहा, उसे बताना मेरा काम है, तुम बस तैयार हो जाओ 1 मिनट में। वो दरवाजे से बाहर निकल गई तो मैं वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी। तैयार होकर जब मैं बाहर निकली तो वो की चेन लिए खड़ी थी। पापा और दानिश से उसने न जाने क्या कहा था कि उन्होंने मुझसे कुछ भी ना पूछा। शतरंज की बाजी जमी हुई थी। पापा और दानिश मजे से खेल रहे थे। मैं उसके साथ बाहर निकल आई। डॉक्टर जोहरा के क्लिनिक पहुंचकर लाला ने ही सारी तफसील बताई। डॉक्टर जोहरा से उनके फैमिली टर्म थे और वो उसकी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। डॉक्टर जोहरा ने बहुत मुबारकबाद दी, चंद टैबलेट्स दी और कुछ मशवरे भी। लाला ने तो मुझे वहीं चूम लिया। बहुत बहुत मुबारक हो, उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा तो मैं झेंप कर हंस दी।
अंकल को जब पता चलेगा तो वो किस कदर खुश होंगे। और वो शख्स अहमद अब्बास तो मुझे पता है कि सर के बल दौड़ा चला आएगा। वो बेपनाह खुशी से बोली। रास्ते भर वो चहकती रही। एक मिठाई की दुकान के सामने उसने गाड़ी रोक दी। मेरा ख्याल है घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा। लाला प्लीज, अब तुम एक अदद मिठाई का डब्बा ले जाकर पापा का मुंह मीठा करवाओगी, उन्हें खुशखबरी सुनाओगी? बेवकूफ लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? मैंने चिढ़कर कहा। शर्म की इसमें क्या बात है? आखिर किसी न किसी को तो उन्हें यह खबर सुनानी है ना, फिर मैं ही क्यों ना सुनाऊं? वो बेबाकी से बोली। सुनाओगी किस मुंह से? मैं हंस दी। इस मुंह से। वो मासूमियत से अपना चेहरा बिल्कुल मेरे करीब करते हुए बोली तो मैं खिलखिलाकर हंस दी। वो शादी के बाद जरा भी नहीं बदली थी। वही प्यार था उसका, वही बेसाख्ता बातें थी। घर आकर जो ही उसने गाड़ी रोकी मैं तेजी से अपने कमरे में आ गई। वो बाआवाज़ बुलंद पापा को बता रही थी। पापा के कहकाहों से पता चल रहा था कि वो उस खबर से बहुत खुश हुए हैं। और मैं शर्म से सुर्ख हुई जा रही थी। लाला फिर बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही। मुझे समझाती रही, तसल्लियां देती रही। सुनो, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अहमद से बात करूंगी। और खबरदार, जो तुमने कोई गलत हरकत की, टेबलेट बाकायदगी से खाती रहना। खुश रहना ताकि अच्छा सा बेबी पैदा हो। अच्छा अम्मा जान? और कुछ? मैंने बदस्तूर हंसते हुए कहा। और ये कि डॉक्टर जोहरा की हिदायत के मुताबिक अमल करना। मैं तुम्हें फोन करती रहूंगी। वो चली गई तो मेरे अंदर की उदासी का मौसम फिर चला आया। क्या अहमद अब्बास और मैं कभी नहीं मिल सकेंगे? मैंने खुद से सवाल किया। क्या मेरा बच्चा सदा मेरी तरह इस कश्मकश में रहेगा कि उसके मम्मी पापा अलग क्यों हो गए? क्या इस घर में मम्मा और पापा की कहानी दोहराई जाएगी? नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी तेजी से धड़कते दिल को थाम लिया। पापा दरवाजे पर पर्दा थामे खड़े थे। मैं फौरन उठ कर बैठ गई। अर्शी, क्या तुम अहमद से नाराज होकर आई हो? पापा सख्त लहजे में पूछ रहे थे। मैंने सर झुका दिया। अर्शी बेटा, मुझे बताओ, क्या तुम अहमद से नाराज होकर आई हो? उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया तो मेरे आंसू फिर रुखसारों पर बहने लगे। क्या बात हुई थी? वो मेरे करीब बैठ गए। पापा, आप ठीक कहते थे कि मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकती, मगर पापा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो बहुत तंग नजर है पापा। मैंने उसके साथ समझौते की बहुत कोशिश की, खुद को बहुत हद तक बदला, मगर पापा, वो शख्स ये चाहता था कि मैं ही सिर्फ खुद को बदल डालूं। वो खुद अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटा। मुझे जरा जरा सी बात पर ताने देता था और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर रोने लगी। मुझे पता था बेटे, मगर मैं जिद करके क्या करता? पानी की गहराई का अंदाजा तो उसी में छलांग लगा कर ही होता है। ये तुम्हारी तकदीर थी, तुम्हारा दुख मुझे देखना था, सो मैंने देख लिया। मैं उसे फोन करूंगा कि वो तुम्हें ले जाए। पापा ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैं सिसक पड़ी। आप उसे फोन नहीं करेंगे पापा? अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह हुई तो वो मुझे खुद आकर ले जाएगा, मगर मैं आपकी इंसल्ट नहीं होने दूंगी। बेटा, बेटियों के बाप के सर तो नीचे होते हैं। दामाद बुरे भी हों तो उन्हें बुरा नहीं कहा जाता। मेरी खुशी इसी में है कि तुम उसके घर में खुश रहो, आबाद रहो। उनकी अपनी आंखें नम हो गईं तो उन्होंने जल्दी से रूमाल से साफ कर ली। नहीं पापा, प्लीज, आप अहमद को फोन नहीं करेंगे। ये मेरा वादा है कि अगर वो आया तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। मैंने खुशामदी नजरों से पापा की तरफ देखा तो वो खामोश हो गए। खुद मेरे हाथ कई बार फोन की तरफ बढ़े। मैंने मिसेज जमशेद का नंबर भी मिलाया कि चलो नायला से बात कर लूं, मगर मुझ में हौसला ना हुआ। काश कि वो अम्मी जी को भेज देता। और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने कॉलेज का नंबर मिलाया। हेलो, किससे बात करनी है? अहमद अब्बास साहब को बुला देंगे? मैंने धीरे से कहा। जी बेहतर, मगर आप कौन साहिबा हैं? मैं, मेरा दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। बस आप उनसे कह दें कि उनका फोन है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकी। जी अच्छा, आप होल्ड करें। वो चला गया तो मैं रिसीवर कान से लगाए खड़ी रही। एक दो बार दिल चाहा कि रिसीवर रख दूं, मगर उस सितमगर की आवाज सुने भी तो कई दिन गुजर गए थे। इसलिए मैं दिल थामे खड़ी रही। हेलो, अहमद अब्बास अर्ज कर रहा हूँ। उसकी गंभीर निहायत दिलकश आवाज मेरे कानों से टकराई तो मेरे दिल की धड़कन थमने लगी। हेलो, अहमद अब्बास स्पीकिंग। वो फिर बोला तो मैंने जल्दी से रिसीवर रख दिया। तुझे मनाऊं कि अपनी अना की बात सुनूं? उलझ रहा है मेरे फैसलों का रेशम। फिर गले में फंदा सा लग गया था। मैंने जल्दी से 2 घूंट पानी पिया। उससे क्या बात करती? मेरे पास तो कोई सवाल ना था, संगदिल कहीं का। मैं दिल ही दिल में बड़बड़ाई। कितनी देर मैं फोन के पास ही खड़ी रही। हेलो, लाला की आवाज आई तो मैं चौंक गई। हेलो, मैं जल्दी से वहां से हटाई। किससे बात कर रही थी? उसने मेरी आंखों में झांका। तुम्हें रिंग कर रही थी काफी देर से। मैंने झूठ बोला। अच्छा, तो फिर दानिश से बात हुई होगी? नहीं, बेल बजती रही मगर किसी ने उठाया ही नहीं। मैंने फिर झूठ बोला। अर्शी, उसने धीरे से आवाज दी।
मैंने कालीन पर नजरें जमा कर कहा, तुम अहमद से बात कर रही थी ना? उसने बड़े गौर से मेरा चेहरा तकते हुए कहा, नहीं, नहीं तो। मैंने जल्दी से कहा, देखो अर्शी, मुझसे झूठ मत बोलो। तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारा चेहरा पढ़ने में कमाल हासिल है। फर्ज करो मैं उसे फोन कर रही थी, फिर ये कि अर्शी, उसका दिल पत्थर हो चुका है। मैं उस शख्स के पास गई थी, मगर उसने साफ कह दिया कि वो खुद गई है, इसलिए खुद ही वापस आएगी। लाला ने उदासी से बताया, तुमने उसे मेरी तबीयत का बताया था? मैंने सामने की दीवार को घूरते हुए पूछा। हाँ, बताया था, लेकिन देखो, अगर वो अपने दिल को पत्थर कर सकता है, तो तुम्हें भी अपने दिल को मजबूत बनाना होगा। हमारे समाज में मर्द औरत को कमजोर समझते हैं। तुम्हें उस शख्स को जीत कर बताना होगा। मुझे यकीन है कि वो तुमसे ज्यादा देर तक अलग नहीं रह सकता। वो तुम्हारी तरफ लौटेगा बहुत जल्दी। उसने धीरे से मेरा हाथ दबाया। लाला, क्या शायरी करने वाले का दिल इतना सख्त हो सकता है? मैंने खोए खोए लहजे में पूछा। छोड़ो यार, मत सोचो उस शख्स के बारे में। वो शायर नहीं, उसकी सारी शायरी फ्रॉड है। उसके पास दिल नहीं है, वो दिमाग से शायरी करता है, और दिमाग की शायरी दिल को अपील नहीं करती। वो नाराजगी से बोली। लाला का चेहरा बता रहा था कि वो अहमद की तरफ से बहुत नाराज होकर आई है। बाबा जी, एक गिलास पानी पिलाएं। उसने नजर बाबा को आवाज दी। तुम्हें आज डॉक्टर के पास जाना है। वो खाली गिलास बाबा जी को थमाते हुए बोली। हाँ, जाना तो था, पर मैं कहते कहते रुक गई। ये पर से क्या मुराद है? फटाफट उठो, आज मैंने उन्हें फोन किया था। उन्हें कहीं जाना भी है, कह रही थी जल्दी आना। वो उठते हुए बोली। डॉक्टर जोहरा का ख्याल था कि बज़ाहिर मैं ठीक ठाक हूँ। उनका ख्याल था कि मुझे खुश रहना चाहिए। मैंने लाला से कह दिया था कि वो डॉक्टर को अहमद अब्बास के बारे में कुछ ना बताएं। हैरत की बात तो ये थी कि जो वक्त गुजरता जा रहा था, बजाय इसके कि उस शख्स की नफरत मेरे दिल में बढ़ती, वो दिल के करीब होता जा रहा था। मैं उसे हर रोज पहले से ज्यादा मिस करती थी। माँ बनने का ख्याल खुशियां तो देता है, मगर फर्स्ट डिलीवरी का खौफ भी होता है। ऐसे में मर्द की मजबूत पाँवों का सहारा ही औरत के अंदर के खौफ को खत्म करता है। पहले बच्चे की पैदाइश जितनी अहम औरत के लिए होती है, उससे कहीं ज्यादा अहम मर्द के लिए होती है। जागती आंखों से ख्वाब दोनों मिलकर देखते हैं, मुस्तकबिल की प्लानिंग मिलकर करते हैं। मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर फिर उसका नंबर मिलाया। मैं कॉलेज में चौथी बार उसे फोन कर रही थी। हैरत की बात यह थी कि वो कॉलेज में फोन अटेंड नहीं करता था, मगर मैंने जितनी बार फोन किया वो आया, जबकि मैंने उस अरसे में एक बार भी उससे बात नहीं की थी, मगर वो फोन रिसीव करता था। हेलो, अहमद अर्ज कर रहा हूँ। उसका मखसूस लहजा मेरे कानों से टकराया तो मैं चौंक गई। अर्शिया बुखारी, अगर ये तुम हो तो फोन बंद नहीं करना। उसके लहजे की बेगानगी ने मेरे दिल के अंदर जोरदार धमाका किया। मेरी आवाज फिर गले में अटक गई। अर्शिया बुखारी, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये तुम हो तो क्यों मुझे बार बार फोन करती हो? घर छोड़ने का फैसला तुमने अपनी मर्जी से किया था, इसलिए अर्शिया बुखारी, प्लीज आगे कुछ मत कहें। मैंने तेजी से कहकर फोन बंद कर दिया। अर्शिया बुखारी, अर्शिया बुखारी, कितने तंज के साथ वो मुझे मेरे बाप के नाम से पुकार रहा था। मर्दों की डिक्शनरी में मुआफी का लफ्ज नहीं होता। ये वाकई हकीकत है। अहमद अब्बास, तुम भी एक आम से मर्द हो, खोखले लफ्जों से खेलने वाले खोखले मर्द। मेरे आंसू तेजी से रुखसारों पर बह निकले। मैं तुम्हें जीत कर बताऊंगी अहमद अब्बास। गुस्से से मेरी मुट्ठियां भिज गईं। और फिर वाकई मैंने अपने आप को बदल डाला। मैं हर मुमकिन खुश रहने की कोशिश करती। लाला हर रोज आती, उसकी तो हर बात लतीफा होती। हम दोनों ने मिलकर आने वाली खुशी के लिए ढेर सारी शॉपिंग कर डाली थी। पापा कुछ दिन तो मेरी वजह से बहुत परेशान रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी नॉर्मल हो गए। मैंने उनसे कह दिया था कि वो मेरी वजह से बिल्कुल परेशान ना हो। सुबह नाश्ते की टेबल पर अखबार पढ़ते पढ़ते मैं चौंक गई। लिखा था, मशहूर शायर अहमद अब्बास के शायरी मजमूए घर और दरीचा की तकरीबे रूनुमाई। नीचे तस्वीर भी थी। मैंने गौर से देखा। डाइस पर अहमद अब्बास मेहमान खुसूसी डॉक्टर एएच खान के साथ बैठा था, जबकि एक और अदीब और मारूफ शायर अली अंजुम उसकी शायरी के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैंने गौर से उसकी तस्वीर को देखा। वो कितनी शान से बैठा था। उसके चेहरे पर दुख का जरा सा भी तो मलाल ना था। मजमून निगार ने शायर और किताब के बारे में बहुत खूबसूरत मजमून लिखा था। मैंने अखबार टेबल पर पटक दिया। मुझे रूबी अफजार के घर होने वाली गुफ्तगू याद आ गई। उस वक्त मैंने उसे बहुत खरा इंसान समझा था। मैंने चाय के हल्के हल्के सिप लेते हुए देखा। पापा बहुत गौर से अखबार पढ़ रहे थे। जो वो पढ़ते जा रहे थे, उनके चेहरे पर कर्ब फैलता जा रहा था। मैं उठकर लॉन में आ गई। मैंने और पापा ने अहमद अब्बास के हवाले से बात करना छोड़ दी थी। लेकिन आज उस शख्स को मुतमईन और आसूदा देखकर मेरे दिल को अंदर
मेरे दिल के अंदर आग सी दहक उठी थी। पता नहीं लोग एक दूसरे से बिछड़ कर कैसे जी लेते हैं। मुझसे तो उस शख्स की जुदाई का कुर्ब नहीं सहा जा रहा। मैं लम्हा-लम्हा खुद को मारती थी। उस शख्स को भूलने की कोशिशें करती थी, मगर ऐसा लगता था जैसे वो जिस्म, जान और रूह से चिपक कर रह गया हो। 7 महीने हो गए थे मुझे उसके घर से आए हुए और मेरे लिए ये 7 महीने 7 सदियों के बराबर थे। आज जब उसकी तस्वीर देखी तो दिल पर इख्तियार ना रहा, पर मैंने पापा के सामने खुद को नॉर्मल रखा। मैं लाला के साथ डॉक्टर ज़ोहरा के क्लिनिक गई तो वो कुछ मसरूफ़ थी। मैं और लाला दूसरे कमरे में बैठ गए। डॉक्टर ज़ोहरा ने अगले माह की 13 तारीख दी थी। हर वक़्त की परेशानी और सोच ने मुझे बहुत कमज़ोर कर दिया था। पिछले हफ़्ते तो डॉक्टर ज़ोहरा ने मुझे हल्की-सी झाड़ भी पिलाई थी, मगर मैं क्या कहती? ये मेरे बस में नहीं था। लाला मेरे ख़्याल से फिर आ जाएँगे। मेरा दिल घबरा रहा है इस वक़्त। मैंने लाला का हाथ थामा तो वो इंग्लिश मैगज़ीन के वर्क पलटते-पलटते चौंकी। क्या हुआ है तुम्हारे दिल को? उसने मैगज़ीन टेबल पर रख कर पूछा। पता नहीं, शायद मैं बैठे-बैठे थक गई हूँ। अच्छा तो तुम 2 मिनट बैठो, मैं खुद डॉक्टर ज़ोहरा से बात कर लेती हूँ। अगर वो मसरूफ़ हुईं तो टाइम ले लूँगी। मैं उठकर कमरे में टहलने लगी। लाला के मुताबिक अंदर जाकर बैठ रही थी। मैं दरवाज़े तक लाला को देखने के लिए आई तो कोई लेडी डॉक्टर ज़ोहरा के कमरे से बाहर निकल रही थी। लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पर से फिसलती हुई मेरी नज़र जब उन मैडम के चेहरे पर पड़ी, तो मैं बुरी तरह चौंक गई। उन मैडम ने भी तो मेरी तरफ लम्हा भर को देखा और फिर गेट से बाहर निकल गई। मैं हैरान सी खड़ी थी। आओ, डॉक्टर ज़ोहरा फ़ारिग हैं, लाला ने मेरे करीब आकर कहा। लाला, तुमने उन मैडम को गौर से देखा है जो डॉक्टर ज़ोहरा के पास बैठी थीं? मैंने दरवाज़े का पट थाम कर पूछा। हाँ, देखा था, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? उसने मुझे शानों से थाम लिया। लाला, ये मैडम कहीं मेरी मम्मा तो नहीं थीं? मैंने गौर से देखा था। मम्मा की तस्वीर इस मैडम से मिलती है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी ये मैडम जानी-पहचानी लग रही थी। यकीनन डॉक्टर ज़ोहरा इन्हें जानती होंगी। उनसे पूछ लेते हैं। वो मेरा हाथ थाम कर अंदर चली आई। मेरा दिल इस वक्त बहुत अजीब अंदाज में धड़क रहा था। क्या बात है मिसेज़ अहमद? आपकी तबीयत तो ठीक है? डॉक्टर ज़ोहरा ने गौर से मेरा चेहरा देखा। मैं ठीक हूँ डॉक्टर, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। डॉक्टर ज़ोहरा, ये मैडम जो आपके पास बैठी थी, उन्हें आप जानती हैं? हाँ, ये मिसेज़ उस्मान है। हाँ, ये मिसेज़ उस्मान थी, काफ़ी अरसे से अमेरिका में थी, चंद रोज़ हुए हैं इन्हें हिंदुस्तान आए हुए, कुछ प्रॉब्लम्स थीं, इसलिए मेरे पास आई थीं। उनका अपना नाम क्या है? लाला ने फिर पूछा। उनका अपना नाम आयशा है, आयशा उस्मान। मगर आप क्यों पूछ रही हैं? उन्होंने मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हुए पूछा। लाला मेरी तरफ देख रही थी और मैं पसीने में नहा रही थी। लाख उनके लिए मेरे दिल में नफ़रत थी, मगर वो मेरी माँ थी। आज जब वो बरसों बाद मेरे सामने लम्हा भर को आई तो कैसे मुमकिन था कि मैं उनकी खुशबू को महसूस ना करती, मगर वो तो मेरे करीब से हवा के झोंके की तरह गुजर गई थी। डॉक्टर, मिसेस आयशा उस्मान अर्शिया की मम्मी है। मैं तस्दीक के लिए आपसे पूछ रही थी। रियली? डॉक्टर ज़ोहरा ने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा तो मेरी आंखों का समुंदर बह निकला। कितनी अजीब बात है मिसेस अहमद कि मिसेस उस्मान हिंदुस्तान में अपनी बेटी की तलाश में आई हैं। पुराना घर और पुराने लोग भी उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं बता सके। वो मेरे पास भी आज इसी सिलसिले में आई थी। मिस्टर उस्मान का इंतकाल हो चुका है और कुदरत की सितम ज़रीफ़ी की मिसेस उस्मान आपके बाद औलाद की नेमत से भी महरूम रहीं। डॉक्टर ज़ोहरा उनकी आपबीती कह रही थी और मेरे आंसू तेज़ रफ्तार से बह रहे थे। कुदरत की सज़ा भी कैसी थी, मम्मा ने दौलत के लिए मुझे और पापा को छोड़ दिया था, मगर दौलत ने उन्हें ज़ाहिरी सुकून दे दिया। दिली सुकून से महरूम थीं अब तक। अर्शी प्लीज़, लाला उठकर मेरे करीब आई। कुछ मत सोचो, अल्लाह के हर काम में कोई हिकमत होती है। तुम्हारी मम्मा को उनके अपने किए की सज़ा मिली है, तुम सिर्फ़ अपने बारे में सोचो, अपने लिए दुआ माँगो, दूसरों की फ़िक्र मत करो। उसके लहजे में तल्ख़ी घुल गई और उसने मुझे गले से लगा लिया। जब खुदा बंदे को सज़ा दे दे तो दूसरों को चाहिए कि वो उसे माफ़ कर दें। तुम्हारी मम्मी को उनके किए की सज़ा मिल चुकी है, मैं उनके बारे में सब कुछ जानती हूँ। वो बहुत दुखी औरत हैं, मिसेज़ अर्शिया अहमद, आप उन्हें माफ़ कर दें, डॉक्टर ज़ोहरा ने मुझे प्यार से कहा। मैं चुप बैठी रही। मेरे ख़्याल में आप यहाँ लेट जाएँ, इस वक़्त आप नॉर्मल नहीं हैं, इसलिए आपका घर जाना मुनासिब नहीं। उन्होंने और लाला ने मुझे सहारा देकर बेड पर लिटाया। लाला मेरे करीब ही बैठ गई। मैं आँखें मूंदे लेटी थी, तभी डॉक्टर ज़ोहरा की आवाज़ मेरे कानों से टकराई थी। वो किसी को फ़ोन कर रही थीं। आप उनके मुलाज़िम हैं? मैं डॉक्टर ज़ोहरा बात कर रही हूँ। क्या मिसेज़ उस्मान घर पहुँच गई हैं? उन्होंने ये कहा तो मैं चौंक गई। प्लीज़ डॉक्टर ज़ोहरा, मैं तेज़ी से बोली तो डॉक्टर ज़ोहरा के हाथ में रिसीवर काँप गया। प्लीज़ डॉक्टर ज़ोहरा, रिसीवर रख दें।
मैं जल्दी से उठकर बैठ गई, मगर मिसेस अहमद। डॉक्टर ज़ोहरा ने माउथ पीस पर हाथ रखकर मेरी तरफ देखा। खुदा के लिए डॉक्टर ज़ोहरा, मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताएं। वो मेरी माँ है, मैं मानती हूँ, मगर अब कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी गुज़र गई है और ज़िंदगी गुज़र जाएगी। मेरा सर बुरी तरह चकराया तो मैं फिर लेट गई। डॉक्टर ज़ोहरा ने खामोशी से रिसीवर रख दिया। मैंने लाला को मना कर दिया था कि वो पापा से इस बात का ज़िक्र ना करे। दानिश बिज़नेस के सिलसिले में लंदन गया हुआ था और लाला मेरी बीमारी की वजह से मेरे पास रुक गई थी। वो सगी बहन नहीं थी, सगी बहनों से बढ़कर मेरा ख़्याल रखती थी। मैं आजकल अजीब कश्मकश में थी। लाला मुझे आराम करने को कहती थी, मगर मेरे दिमाग में तरह-तरह की उलझनें थीं। मैं कोई सही फ़ैसला करना चाहती थी। मम्मा के फ़ैसले ने उन्हें जिस अज़ाब से दो-चार किया था, मैं वो फ़ैसला नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर ज़ोहरा ने मम्मा को मेरे बारे में नहीं बताया था, मगर मेरा दिल चाहता था कि जब मैं किसी तकलीफ़ और परेशानी से गुज़रूँ तो वो मेरे करीब ज़रूर हों। मगर मैंने अपनी इस शदीद ख़्वाहिश को दिल ही में रखा। और फिर एक खूबसूरत शाम, वो शाम मेरे लिए खूबसूरत ही थी, जब मैंने ज़ोहरा के क्लिनिक में एक बेहद खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। माँ, माँ होती है और इसका बदल कोई नहीं होता। जब ममता अपने अंदर जागी थी, तो माँ के लफ्ज़ से आशनाई भी तब हुई थी। डॉक्टर ज़ोहरा, मैं अपनी मम्मा से मिलना चाहती हूँ। मैंने आँखें मूंद कर नकाहत से कहा। मिसेज़ अहमद, क्या? वो कहते-कहते रुक गईं। आप उन्हें फ़ोन करें, लेकिन ठहरें, पहले मैं एक फ़ोन करना चाहती हूँ। आप? उन्होंने चौंक कर मुझे देखा। सिस्टर, मिसेस अहमद को मेरे कमरे में ले आओ, डॉक्टर ज़ोहरा ने सिस्टर को आवाज़ देकर कहा। मैंने अहमद अब्बास का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से होल्ड करने को कहा गया तो मैं चेयर पर बैठ गई। मोहब्बत में पहल करने में बेइज्जती भी नहीं होती। मेरे घर जो नन्हा फरिश्ता आया था, उसकी चाहत और मोहब्बत ने मुझे यही सबक दिया था कि मैं अहमद अब्बास को खुद मना लूं। वो मेरे बेटे का बाप था और मैं अब मम्मा की कहानी फिर दोहराना नहीं चाहती थी। अहमद अब्बास, अर्ज कर रहा हूँ। दिल की आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो एक लम्हे को दिल धक-धक करने लगा। एक आवाज़ आई कि अर्शिया, फ़ोन बंद कर दो। भूल जाओ उस शख्स को, मगर मैंने रिसीवर मज़बूती से थाम लिया। अहमद अब्बास, मेरी आवाज़ काँप गई। अर्शिया, तुम? अहमद ने धीरे से कहा। अहमद अब्बास, वो एक शेर है ना? मेरी आवाज़ बुरी तरह लरज़ रही थी। अर्शी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने महसूस किया कि अहमद अब्बास मेरी लरज़ती आवाज़ सुनकर परेशान हो गया था। अहमद, वो शेर है ना? एक आम सी लड़की हूँ, बहुत आम सी सोचें हैं, एक घर हो, दरीचा हो, एक मासूम सा बच्चा हो। अर्शी, क्या बात है? प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसकी आवाज़ में बेचैनी थी। हाँ अहमद, मैं हार गई हूँ, मैं बेसाख्ता रो दी। अर्शी, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम्हारी आवाज़ इतनी लरज़ क्यों रही है? अहमद, बेटा मुबारक हो। मैंने खुद को नॉर्मल करके कहा, बेटा? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। हाँ अहमद, मैं ज़ोहरा क्लिनिक से बात कर रही हूँ। मैंने आंसू पोंछे। मैं आ रहा हूँ, अभी इसी वक़्त। उसने रिसीवर रख दिया। मैं अभी तक रिसीवर हाथ में थामे खड़ी थी। ये अना की शिकस्त नहीं है अर्शी, तुमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है। लाला ने मेरा माथा चूम लिया और फिर जब मैं कमरे में वापस आई तो मेरी चाल और आवाज़ की लर्ज़िश ख़त्म हो गई थी। लाला, मेरा बेटा मेरी गोद में दो। मैंने लाला से कहा तो उसने रूई के गालों जैसा गुड्डा मेरी गोद में रख दिया। मैंने झुककर उसे चूम लिया। लाला, मेरा बेटा अपने बाप पर गया है ना? मुझे तो अपनी मम्मा पर लगता है। मेरे बिल्कुल करीब सरगोशी हुई तो मैंने चौंक कर देखा। अहमद अब्बास नम आंखें लिए मेरे सामने खड़ा था। लाला न जाने कब की कमरे से बाहर निकल गई थी। आप? मैंने झेप कर कहा, हाँ मैं। उसने मेरी आंखों में झांका और बेटे को गोद में उठा लिया। उसकी किताब, घर और दरीचा मेरे सामने थी। मैंने आहिस्ता से पेज पलटा, लिखा था, अपनी जिंदगी की साथी अर्शिया अहमद के नाम। मेरे दिल के अंदर ढेर सारे फूल बिखर गए। जुदाई का दुख मैंने तन्हा नहीं सहा था। अगर उसकी शक्ल बेटे के चेहरे पर थी, तो मेरा नाम भी उसके दिल की किताब पर चमक रहा था। और मेरे लिए ये बात बहुत खूबसूरत और अनोखी थी। खत्म शुद्ध।